हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मैंने नेम इज जीवी सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं रामबाण 4.0 बैच, और इसके अंदर आज जो है मैं कुछ अलग टाइप के टॉपिक करवाने वाला हूं। दो हम पोस्ट मॉडर्न के अंदर फॉरेन इन्वेजन को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इस क्लास के एंड के अंदर जो मैं करवाने वाला हूं वो अलग टाइप के टॉपिक है जो अभी लेटेस्ट में एग्जामिनर टच कर रहा है और जो अभी तक शायद बहुत ज्यादा लोगों ने करवाए भी नहीं होंगे। और आप देखिएगा कि वो सारे टॉपिक हमने अपनी किताब में फिर भी कवर कर रखे थे और वो बच्चों को फायदा हो गया। जिन्होंने वो बुक ले रखी थी डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो है जितने भी उसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, जैसे कि आप देखो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं, इस बार गंधारा और जो मथुरा आर्ट है उसके बारे में पूछा है। और मुझे लगता है आगे अमरावती के बारे में भी पूछ सकता है, तो मैं अमरावती भी कवर करवा दूंगा। और किसने इनको पैट्रोनेज किया, क्या क्या उसके अंदर अलग अलग टाइप की चीजें होती थी, वो सारी हमें पता होनी चाहिए। वो सारी कवर होंगी आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्लास को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए, यानी कि इसके अंदर नई चीजें सारी की सारी हमें पढ़ने को मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मौर्यों के बाद जो दूसरे लोग आते हैं, जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं, वो कौन है भाई मेरे? वो बनेंगे हम फॉरेन रूलर्स आफ्टर मॉरियंस या फिर पोस्ट मॉरियन हम कह सकते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं, सबसे पहले जिन्होंने हिंद कुश की पहाड़ियों को जो है हिंद कुश की पहाड़ियों को जिन्होंने सबसे पहले क्रॉस किया है वो है इंडो ग्रीक। और सबसे पहले गोल्ड के सिक्के चलाने वाले भी यही इंडो ग्रीक लोग थे। ठीक है भाई मेरे। फिर इनको हराने के बाद जो है यहाँ पे साकास देखने को हमें मिलेंगे। यही साकास को हम सिंथियंस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथियंस। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पहलवास। ठीक है, पार्थियंस बोल देते हैं ना, या सिंथियंस बोल देते हैं। और पहलवास आ गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुशांस। कुशांस जो धड़ल्ले से गोल्ड के सिक्के लॉन्च करते हैं भाई मेरे। सबसे ज्यादा सिक्के अगर गोल्ड के लॉन्च किए तो कुशानों ने किए हैं। तो ये कुल मिला के ये 4 एम्पायर जो है हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे। और एक फिर जो गंधारा आर्ट वगैरह वाला है वो आखिरी में पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिएगा, है ना, ये 4 हो गए, हिंद, यूनानी, शक, पहल और जो है कुशान। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ये सारा का सारा खेल क्या था। आप देखिए कि यहां पे जो है चाइना के अंदर कौन बैठा था? क्विन शिन हुआंग बैठा था भाई मेरे। उसने क्या सोचा कि ये जो इधर लोग बैठे हैं, है ना, ये तिब्बत है, जैसे तिब्बत के आसपास के एरिया में आप देख लीजिए, तो इधर जो लोग बैठे हैं, इधर की जो कबीले हैं, वो कबीले कभी भी चाइना के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, आप देखिए यहां पे ये जो छिटपुट आपको एरिया दिखने को मिल रहा है, यूं करके एक पूरी दीवार, ये गोल सी करके, है ना, यूं करके एक पूरी दीवार बना दी चाइना की, है ना। तो अब क्या हुआ, इस चाइना की दीवार के बनने के बाद क्या हुआ, ये जो यूची ट्राइब यहां हुआ करती थी, इसी यूची ट्राइब को चूची ट्राइब, शूशी ट्राइब, कई सारी ट्राइब बोल देते हैं, है ना। ये भी बोल देते हैं, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इससे लिख देते हैं शूशी ट्राइब। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, या टोचारियन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टोचारियन। ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है ये सारी की सारी। तो ये बैठे थे, अब इनको एक्सपेंड करना है भाई मेरे। इसमें कितने लोग, कितने क्लैंस हुआ करते थे? तो टोटल 5 क्लैंस थे, यानी 5 कबीले जो है हुआ करते थे यूशी ट्राइब के अंदर। अब ये उधर तो एक्सपेंड कर नहीं सकते भाई मेरे, उसने बना दी इतनी मोटी और लंबी दीवार। तो क्या करें भाई? तो इनके लिए सबसे आसान तरीका क्या था कि उधर ना बढ़ के इधर की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। तो इन लोगों ने इधर का एरिया फतेह करने की कोशिश की। इधर कौन बैठे थे? सिंथिया बैठे थे भाई मेरे। इनको बोलते हैं सिंथिया। सिंथिया को ही दूसरा नाम जो बोलते हैं साका भी बोलते थे, शाका भी बोल देते हैं। अब ये शाका लोगों के ऊपर प्रेशर बना भाई, उधर से जब इधर इस पे हिट करेगी वो गेंद, इनका एरिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये होगी इतना दम है कि उनको रोक लो। अगर आप उनको रोक नहीं पा रहे, वो बहुत स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है तो रोक नहीं पा रहे, तो आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे। लेकिन अगर आप इधर से पीछे हटे तो आप सोचेंगे कि इधर मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो ये क्या कर रहे थे, उधर से पीछे हटे तो इधर आगे को बढ़ गए थोड़ा सा, है ना। अब जैसे ही इधर आगे को बढ़े तो इधर बैठे हैं पार्थियंस। ठीक है, ये पार्थियन कौन हुआ करते थे? ये आप समझ लीजिए ईरान वाले एरिया के लोग थे। ठीक है, ईरान वगैरह वाले एरिया के, फारस वगैरह एरिया के लोग थे। अब ये इधर बैठे हैं भाई मेरे, ये भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना। इन्होंने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। और साथ में आप देखिए बीच में इनके फंसा हुआ बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया से इधर जो इधर पार्थियंस हैं वो भी आगे बढ़ना चाह रहे, तो उन्होंने भी बैक्टीरिया पे जो है हिट किया। यानी बीच में जो बैक्टीरिया नाम की चीज है, बैक्टीरिया कह लो, जो भी आप बोलना चाहे, इन्हीं को ही इंडो ग्रीक बोलते हैं, इंडो ग्रीक। तो ये बैक्टीरिया वाले लोग जो हैं, ये इधर से भी पेले जा रहे थे, उधर से भी पेले जा रहे थे। अब अपना एरिया इनको बढ़ाना है। तो यहां पे जो डिमित्रियस बैठा हुआ था, है ना, एक राजा था इनका, कौन था? डिमित्रियस। लिख लेते हैं यहां पे, डिमित्रियस। डिमित्रियस वन ने क्या किया, यहां पे बैठे को उसने 2 लोगों को यहां पे भारत में भेजा एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, एक को इस तरफ भेज दिया, एक को इस तरफ भेज दिया। अब इस तरफ जिसको भेजा वो भेजा था अपोलो डोटस को। इसने क्या किया, उसको उज्जैन फतेह करके दिया भाई मेरे। लेकिन वहीं पे जो दूसरी तरफ इधर शुंगों के पास भेज दिया इसने, शुंगों के पास जो भेजा वो भेजा इसने मिनेंडर को, इधर भेजा इसने मिनेंडर को। ठीक है, अब मिनेंडर जो है, मिनेंडर को कौन हरा देता है? तो शुंगों का राजा जो है वासुमित्रा।
वासुमित्रा इसकी अच्छे से चिताई करता है भाई मेरे। वासुमित्रा कौन है? पुष्यमित्र शुंग का पोता है भाई मेरे, ठीक है। तो यानी कि अग्निमित्रा का बेटा आप कह लीजिए। तो ये इनकी सिताई करके मिनेंडर को वापस से पीछे धकेल देता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो बैक्टीरिया के लोग हैं, यहाँ इनका मेन राजा बैठा है, ये इस तरफ एक्सपेंशन करने के लिए तो हो गए, लेकिन इधर की एक्सपेंशन ये नहीं कर पाए थे। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है भाई मेरे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो पार्थियंस है या शाकाज हैं, शाकाज जो है वो बहुत तेजी दिखाएंगे और यो जो है इनको खत्म करते करते शाका यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोला था कि यहाँ नीचे जो सतवाहन बैठे हैं उनके मेन दुश्मन ये शाका बन जाएंगे। तो यानी कहानी ये है कि भाई अब फॉरेन इन्वेजन शुरू हो जाएगी भारत के अंदर। आपको जो है जो मौर्य इतना बनाकर गए थे वो सारा टूटता हुआ नजर यहाँ पे आएगा। फिर बीच में पार्थियन आ जाएंगे। तो ये उतने टाइम तक नहीं रहे थे पार्थियन, है ना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेंगे। तो ये मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया। फिर क्या होगा, धीरे धीरे उधर से आप ध्यान दीजिए कि यूची जो है धकेलते धकेलते आगे बढ़ रहे हैं। तो यूची बढ़ते 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 इन सबको नाश करेंगे। तो यहाँ सारा का सारा ये जो एरिया आप देख रहे हो ये सारे यूची आ जाएंगे। और ये जो यूची में भी अगर देखते हैं तो कुषाण आ जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं भाई? हो जाएगा ना खत्म, क्यों नहीं होगा? टाइम पे खत्म करेंगे ना। लगे तो हुआ मैं, कितनी फास्ट पेस पे तो लगे हुए हैं। और क्या करें इसके अंदर भाई जी। ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा टाइम पे, परेशान नहीं होना है आपको, बस इसको पढ़िए। वो मैं कॉन्टेक्स्ट समझा रहा था। आओ अब इधर देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। 200 बीसी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक जो है हमें ये देखने को मिलते हैं। दूसरा आप देखिए कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, सेल्यूसिड पावर जो है डिक्लाइन हो रही थी। क्योंकि ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ इस एरिया में आप देखिए, ये एरिया जो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, यहाँ सेल्यूकस निकेटर था। अब जब सेल्यूकस निकेटर की यहाँ पे पावर ही खत्म हो रही है तो ये लोग तभी अंदर घुस पा रहे थे। ऐसे आप इसको समझ लीजिए, है ना। तो सेल्यूसिड पावर तो खत्म है। इसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ पे डायोडोटस वन है, उसने जो है एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरियन किंगडम यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। वहीं अगर हम इन्वेजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हिंद कुश की पहाड़ियों को, अगर किसी ने जो है यहाँ हिंद कुश की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही है, इनको जो क्रॉस किया है सबसे पहले, तो वो इंडो बैक्टीरियंस ने ही, इंडो ग्रीक्स ने ही उसको किया है क्रॉस। इसके अलावा काफ़ी सारे इन्वेजन यहाँ पे हमें देखने को मिले जो यहाँ पे वो कोशिश कर रहे थे और वो कोशिश में कामयाब भी हो गए। आप देखिए जो दिमित्रियस है अर्ली रूलर, उसने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, ये सारे का सारा एरिया जो है ना, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो है हड़प लिया था। मोटा मोटा पूरा पाकिस्तान हड़प लिया था, अगर हम एग्जैक्ट भाषा में देखना चाहें तो। इसके अलावा रीजन ऑफ रूल की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया में, जैसे पंजाब, गंधार, है ना, जहाँ से शकुनी है, तक्षशिला वगैरह का एरिया भी इन्हीं के अंडर आ रहा था। कैपिटल इन्होंने जो बनाया है वो सियालकोट को बनाया है, जिसको कि सकला या शकाल भी कह देते हैं ना। और आप देखेंगे कि एक्चुअली में ये है शकाल नहीं थे, लेकिन भारत के लोग जो है ना, उनके लिए फॉरेनर का मतलब उस टाइम पे शाका ही हुआ करता था। शाका लोगों से थोड़ा सा खौफ खाया करते थे, तो सबको शाकाल बोल देते थे, लेकिन ये खुद शाकाल नहीं थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये कि सेल्यूसिड शक्ति का जब अंत हुआ तो उसके अंत के बाद जो है यहाँ पे डियोडोटस वन ने जो है बैक्टीरिया साम्राज्य एक अलग से बना लिया। और वहाँ पे जो अगर आप देखते हैं तो हिंद कुश को पार करने वाले सबसे पहले यही लोग बने। फिर यहाँ डेमेट्रियस जो था उसने पूरा एक्सपेंशन की कोशिश की और उसने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध और जो शकुनी वाला एरिया है ना, तक्षशिला जिसको है, उसको जीत लिया। राजधानी सियालकोट को बनाई थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि मिनेंडर को भेजा गया था और दूसरा अपोलोडोटस को। तो अपोलोडोटस के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है। वैसे मैं बता दूं कि जो अपोलोडोटस को भेजा गया था उसके बारे में भी, कृष्णा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ये हमेशा पैसे भेज देते हैं, धन्यवाद कृष्णा भाई आपका, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो अपोलोडोटस ने यहाँ पे उज्जैन जीत लिया था, है ना, तो बाद में जो है उज्जैन की रिवाइवल जो करता है वो कौन करता है, तो विक्रमादित्य करता है 57 बीसी के आसपास में, ठीक है। 57 बीसी के आसपास में जो है विक्रमादित्य करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो अब मिनेंडर की बात करते हैं। मिनेंडर का टाइम जो है 165 से 145 बीसी के आसपास का है। सबसे पावरफुल राजा इनका एक तरह से कहा जा सकता है। कई बार पेपर में आया कि इनका मोस्ट पावरफुल राजा, तो ये यही, इसी को ही आप मानेंगे, मिनेंडर को ही, ठीक है भाई मेरे। इसके अलावा ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। इसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी जानने की कि भाई भगवान क्या है, ये करेंगे तो वो क्या होगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो इसको जो है एक आदमी मिल गया, बस उसको लपेट लिया इसने कि आजा तू तो मेरी कोर्ट में आजा, तेरे को अब मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। तो वो सवालों का देखिए कि और कोई अंत कर नहीं पा रहा था, कोई भी उतना सेटिस्फैक्टरली उत्तर नहीं दे पा रहा था, लेकिन नागसेन जो है उसने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। तो फिर जो है ये कहीं ना कहीं जो है उससे प्रभावित हो गया और बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया इसने, ठीक है। फिर आप देखिए कि बुद्धिज्म, जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वहां पे इसका नाम जो मिलिंद पनाहो नाम से लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो
फर्स्ट रूलर्स जिन्होंने सोने के सिक्के भारत में चलाए वो यही है भाई मेरे, ये इन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स को इशू किया है। इसके अलावा फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन हो गए, फिर पहले ही ऐसे लोग बने जिन्होंने राजा के नाम पे भी सिक्के लॉन्च किए, तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखिए कि इन्होंने जो है मिलिट्री गवर्नरशिप्स को इंट्रोड्यूस किया। जो इनके मिलिट्री गवर्नर हुआ करते थे उनको ये क्या बोलते थे, स्ट्रेटेगोस बोलते थे, है ना, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक मैंने हेलियोडोरस के बारे में आपको पहले भी बताया था, वापस से बता रहा हूँ, ग्रीक एम्बेसडर जो हेलियोडोरस आया था भागभद्र के टाइम पे आया था, मैंने ये भी बताया था आपको। उसने गरुड़ पिलर यहाँ पे भगवान वासुदेव या फिर भगवान श्री कृष्ण कह लीजिए, वासुदेव कह लीजिए, उनकी जो है एक तरह से आराधना में जो है विदिशा के अंदर ये बनवाया था, ये आप इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस टाइम पे हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि गंधारा आर्ट में था, है ना। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का अब आपको मतलब समझ में आएगा कि क्या होता है। ये इस बार पेपर में धड़ल्ले से पूछा गया, हेलेनिस्टिक हेलेनिस्टिक करके। क्या है ये हेलेनिस्टिक? हेलेनिस्टिक इज समथिंग की जो बाहर के लोग, है ना, कि ग्रीक्स वगैरह जो हैं या फिर कोई भी फॉरेन इन्वेजन करके लोग आए, वो अपने साथ एक कल्चर लेके आए और वो कल्चर भारत के अंदर एमलगामेट हो गया, है ना। तो उसको हम हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, उसको हेलेनिस्टिक बोलते हैं, या फिर ग्रीक इन्फ्लुएंस एक तरह से आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। लैंग्वेज और साइंस की बात करते हैं तो ये लोगों ने संस्कृत को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया और होरा शास्त्र बनाया, है ना। होरा शास्त्र एक तरह से होरोस्कोप है, जैसे आप समझ लीजिए कि आप वो पढ़ते हैं ना अखबार में कि कुंभ राशि का ये है, सिंह राशि का ये है, ये वही वाला इन्होंने एक सिस्टम बनाया। अगर ड्रेस की बात करते हैं या फिर स्टाइल की बात करते हैं तो ये पर्दा वाला सिस्टम देख रहे हैं आप, यवनिका जिसको बोलते हैं, कर्टेंस, है ना। तो ये आपने देखा होगा रामलीला हो रही है तो पर्दा खुलता है, पर्दा बंद हो जाता है, ये वाला सिस्टम, यवनिका वाला सिस्टम जो है इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे चलाया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इनका सबसे शक्तिशाली राजा, ये कई बार पेपर में आ चुका है, वो मिलिंद है भाई, या मेनेंडर है। नागसेन के इन्फ्लुएंस में आके बौद्ध धर्म अपना लिया था उसने, मिलिंद पनाहो के नाम से जो है मशहूर हुआ। उसके बाद सिक्कों की बात करते हैं तो राजा के नाम वाले सिक्के पहले इन्होंने ही चलाए और सबसे पहले सोने के सिक्के भी इन्होंने जारी किए, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं किए थे, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर जो सैन्य प्रणाली होती थी, राज्यपालों को ये स्ट्रेटोगोस बोलते थे भाई मेरे, और राजदूत हेलियोडोरस ने जो है भगवान विष्णु के सम्मान में जो है गरुड़ स्तंभ जो है विदिशा में बनवाया था, यानी मध्य प्रदेश में। हेलेनिस्टिक प्रभाव हमें गंधार शैली के अंदर देखने को मिलता है, ये गंधार कला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत शब्द जो है होरा शास्त्र, ये बिल्कुल वही है भाई मेरे जो हम होरोस्कोप की बात करते हैं ना जैसे, तो ये होरा शास्त्र वही हो गया, ठीक है। और बाकी ये यवनिका यानी कि पर्दों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद इनका डिक्लाइन कैसे होता है, तो आप देखिए कि इनका जो है धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हुआ। उसका कारण मैं वैसे आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं, लेकिन आप देखिए कि लास्ट इंडो ग्रीक रूलर जो हिसेट्रियस है ना। अब देखिए लास्ट में एक ऐसा होता है कि धीरे धीरे बहुत सारे रूलर आते हैं लेकिन वो संकुचित होते जाते, तो ये इनका मेन रूलर एक तरह से आप कह सकते हैं लास्ट का, हिसेट्रियस। तो यहाँ पे इसको जो है पूरा का पूरा डिस्प्लेस किसने कर दिया था, साकाज ने, पहलवाज ने और कुशांस ने इसको पूरा कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया था। और यहीं से क्या हो गया, सेंट्रल एशियन और मेडिटेरेनियन जो कॉन्टैक्ट है वो खुल गया, है ना। मेडिटेरेनियन जो है आप देखो, अगर आप मैप बनाते हो तो इस तरफ जो है मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, तो वहां के लोग जो है या फिर सेंट्रल एशिया के लोग जो है इस तरफ इजीली एंटर कर सकते थे, उनके लिए एक तरह से दरवाजा खुल गया, क्योंकि बीच में यही बफर स्टेट का काम कर रहे थे, ये हट गए एक तरह से। उसके बाद आप देखिए इन्होंने मेजर रोल किसमें किया, आर्ट, कॉइनेज, बुद्धिज्म, कल्चरल सिंथेसिस में जो है। कल्चरल सिंथेसिस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से काफी सारा कल्चरल सिंथेसिस का मतलब होता है कि उधर का और हमारा कल्चर मिक्स हो गया, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। तो ये बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अब गद्दी पे आ जाते हैं साकाज। साकाज जो है मेन राजा बन के बैठ जाते हैं भाई मेरे गद्दी पे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई मेरे, कैसी बात करते हो, है ना। बोल रहे हैं कि उस टीचर का बैच लें कि आपका लें। बस कॉमन सेंस लगा लो यार, अपडेटेड कंटेंट तुम्हें दे रहा हूं अब, और क्या क्या चाहते हो यार। तुम ऐसा करो, फोमो के शिकार बने रहो, तुम्हें थोड़े दिनों बाद, सब 1 साल बाद आना तुम मेरे पास, ठीक है, मैं यही बोलूंगा। चलो, साकाज को सिंथियंस भी बोलते हैं, सेंट्रल एशियन का इनका ओरिजिन है भाई मेरे, है ना। और इन्हीं को ही शाका लोग भी बोल देते हैं हम। ये जो है अगर हम देखते हैं तो ये बोलन पास से भाई मेरे एंटर किए थे। ये बोलन पास जो है 2 पास है, एक खैबर पास है, एक बोलन पास है ना। इसकी कहानी हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के टाइम में भी। बोलन पास जो बहुत खतरनाक रास्ता है और बहुत सारे अंग्रेज गए थे, 15-20 हजार अंग्रेज, लौटा एक ही था, है ना। वो हम अंग्रेजों के टाइम में बात करेंगे, लेकिन ये बोलन पास से एंटर किए थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आप देखिए कि अगर इनके आने पे हम देखते हैं तो क्या हुआ, तो एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिला है, क्योंकि आप देखिए इंडो ग्रीक्स को इन्होंने हटाया और फिर खुद वहां गद्दी पे आके बैठ रहे हैं, और थोड़ा सा कल्चर भी एक डिफरेंट सा हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। इनके बारे में सबसे पहले बताया किसने है भाई मेरे, तो पतंजलि के महाभाष्य के अंदर हमें सबसे पहले पता लगता है कि शाका लोग भारत के अंदर आए थे। हमें कहां से पता लग रहा है, हमें टेक्स्ट वगैरह जो पुराने हैं उन्हीं से पता लगेगा भाई मेरे, है ना। फिर अर्ली शाका रूलर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला शाका राजा माउस या फिर मोगा है ना, चूहा बोल लीजिए, माउस
या फिर मोगा है, याद रहेगा इससे। और इसके अलावा इन्होंने जो है गंधार के अंदर सबसे पहले पावर को एस्टेब्लिश किया, क्योंकि जो आप देखते हैं इंडो ग्रीक्स तो वो मेनली गंधार को पकड़े हुए थे, तो इन्होंने गंधार में ही पहले अपनी जो है कैप्चरिंग कर ली। उसके बाद आप देखेंगे तो जितना भी है, आप लास्ट बिल्कुल आखिरी का बचा खुचा जो राजा था हिप्पोस्ट्रेटोस, जो आपका इंडो ग्रीक का राजा था, उसको भी उड़ा दिया इन्होंने गोली से। तो ये जो है खुद गद्दी पे बैठ गए, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो ये अपना एरिया कहाँ तक फैला लिया था इन्होंने, तो आप देखो कि ये शाका लोग जो है इतने एरिया में लगभग आपके आ गए थे। और नीचे कौन लोग थे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए थे भाई आपके सतवाहना, और इस तरफ जो बैठे हुए थे ये बैठे हुए थे कनवा, और बीच में कहीं कलिंगा, ठीक है, कलिंगा। तो ये इस तरीके से आपको समझना है ना। तो आप देखो कि इसीलिए मैंने बोला था कि सतवाहन्स का जो लड़ाई झगड़ा है जो इनके साथ ज्यादा चलेगा, है ना, शाकास के साथ ज्यादा चलेगा। ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये वही मैंने लिखा है ना, शक जो है जिनको सिंथियन बोलते हैं, भारत में बोलन दर्रे से प्रवेश किए थे और इंडो ग्रीक शासकों को हटा के ये प्रवेश किए हैं। और लास्ट इंडो ग्रीक शासक जो हिप्पोस्ट्रेटस बैठा था उसको गोली से उड़ा के ये खुद आ गए थे भारत के अंदर। पहला शासक जो इनका था वो उसको मोइस या माउस या मोगा बोल देते हैं, और पतंजलि के महाभाष्य में हमें इनका सबसे पहले जिक्र मिलता है। चलिए, अब इनका जो सबसे फेमस राजा और सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, आप याद कीजिए मैंने आपको सतवाहन जब पढ़ाए थे तो मैंने बोला भी था कि वहां का जो सतकर्णी है, सतकर्णी उसको हरा रहा है ये, है ना। आप याद कीजिए, प्लीज एक बार जाइए वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के बारे में आप देखिएगा। सतवाहन का जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था रुद्रदमन जो है उसको हराता है, 2 बार हराता है, फिर बेटी की शादी होती है, ये वही वाला रुद्रदमन है, ये बात आप ध्यान में रखना। और जो आप देखेंगे तो वो मैंने अशोक के टाइम में, नहीं, चंद्रगुप्त के टाइम में भी बताया था, एक स्तंभ के ऊपर जो है रुद्रदमन लिखा हुआ था, सुदर्शन लेख वगैरह वाला, ये वही रुद्रदमन है। मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये सबसे बड़ा इनका राजा हुआ है, बहुत पावरफुल हुआ है भाई मेरे। इसने कई युद्ध लड़े और इनको जो है विजय दिलाई है, एक तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये अपने पब्लिक वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो उसके अंदर जो है इसके बारे में चर्चा लिखी हुई है। जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी बताया था आपको मौर्यों वगैरह के बारे में, या फिर कि मौर्यों का जो है वो सुदर्शन लेख वो बनवा रहे हैं ना, फिर जो रिपेयर करवा रहे हैं गुप्ता लोग करवा रहे हैं, वहां पे भी जो है इसका नाम देखने को मिलता है, और यहां भी हमें देखने को मिलता है ना। तो ये क्योंकि आप देखिए कि अब ये जो शाकाज हैं ये वक्का टक्का की फॉर्म में आखिरी तक रहेंगे जब तक कि गुप्ता इनको पेल ना दे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर ये इंस्क्रिप्शन कहाँ का, गुजरात का है भाई मेरे। फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है जो आपको संस्कृत में देखने को मिलता है, जिसमें ये बताया जाता है कि रिपेयर करवाया था इन लोगों ने सुदर्शन लेख, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्ताज भी रिपेयर करवाते हैं, वो हमें पता है। इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, ये बातें आपको कुछ कुछ फैक्ट्स इनके बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रुद्रदमन जो है इनका सबसे महान शासक है भाई मेरे, जो जिसने लगभग पूरा एरिया इनको जितवाया है, यानी इसके काल में ये चरम सीमा पे है। और वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी वन को जो है हरवाता है, सतवाहनों के शासकों के खिलाफ युद्ध लड़ता है और उनको हरा रहा है भाई मेरे। और वो बेटी की शादी वगैरह वाला सारा प्रोसेस वहां चल रहा है। सार्वजनिक कार्यों और प्रशासन के लिए जाना जाता है। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, जो गुजरात में है, शिलालेख लिखा हुआ है, सबसे लंबा संस्कृत का शिलालेख है। इसके ऊपर लिखा गया है कि इसने जो है आपको सुदर्शन लेख को रिपेयर करवाया है, ठीक है, मरम्मत करवाई है उसकी, और संस्कृत भाषा और शिक्षा के संरक्षक ये हुए हैं। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करता हूं तो आप देखिए कि नाहपना हो गया, जिसको कि बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी जो हरा रहा है नाहपना को, है ना, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा था गौतमीपुत्र सतकर्णी में कि नाहपना को हराता है, वो पहले ही हरा देता है, ठीक है। तो नाहपना हो गया, उस्वदत्ता हो गया, चष्टना हो गया, गमटिका हो गया। तो इनको जो है 23वां शासक जो वहां का है सतवाहनों का, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वो हरा रहा है। लेकिन 24वां शासक खुद हार रहा है ना, वो रुद्रदमन से हार रहा है। फिर आप देखिए कि साकाज जो रूल करते थे वो अपने एक तरह से आप समझो कि गवर्नर्स जो होते थे उनके, है ना, अलग अलग जगह पे जो गवर्नर होते थे उन गवर्नर्स को बोलते थे क्षत्रप्स, है ना, या क्षत्रप आप बोल लीजिए। इनके थ्रू रूल करते थे। 5 इनके मेजर सेंटर हुआ करते थे पावर के, जो एक तरह से मेन राजा को रिपोर्ट किया करते थे। कौन कौन से थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया, कपीसा, तक्षशिला, और ये मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, और दक्कन हो गया, ठीक है। तो ये 5 जगहों से ये जो है पूरा सिस्टम को कंट्रोल किया करते थे। फिर मोस्ट पावरफुल ब्रांच अगर आप इनकी देखते हैं तो वेस्टर्न क्षत्रप जो है 4वीं सदी के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल ये जो है वेस्टर्न क्षत्रप जो है ये हुए हैं भाई मेरे। उसके अलावा आप देखेंगे तो शाकाज को जो डिफीट करने का काम किया है, क्योंकि आप देखिए कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये लोग जो है उज्जैन के अंदर तक पूरा का पूरा सब लोग घुस गए थे, है ना। तो उज्जैन के जो राजा थे वो विक्रमादित्य, 57 बीसी के आसपास की बात है, 57 बीसी कहीं लिख भी, हाँ ये रहा। तो 57 बीसी में जो है ये विक्रमादित्य वही है वो जो विक्रम बेताल वाले हैं, ठीक है। एक विक्रमादित्य चंद्रगुप्त 2 भी हैं, वो अलग है,
ये अलग है। तो ये विक्रम बेताल वाला जो कहानियां आई थिंक वो इन्हीं के ऊपर गढ़ी हुई हैं पूरी की पूरी। तो जो ये विक्रमादित्य हैं ये इनको हरा देते हैं भाई मेरे, और अल्टीमेटली जो है सिक्योर कर लेते हैं हमारे भारतीयों के लिए ये पूरे के पूरे एरिया को। और इन्हीं के नाम पे जो विक्रम संवत पड़ता है भाई मेरे, है ना। तो वो जो कैलेंडर है विक्रम संवत इन्हीं के नाम पे है। इसके अलावा आप देखिए इनके आने से क्या क्या हुआ, तो बहुत सारा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है ना। और साथ में जो संस्कृत के इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिले, क्योंकि संस्कृत को बढ़ावा दिया इन्होंने। और बहुत सारे कल्चरल लिंक हमारे सेंट्रल एशिया से जो है जुड़ जाते हैं इनके आने से। ये सारे का सारा काम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये विक्रम संवत वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया, उज्जैन का जो महाराज विक्रमादित्य हैं वो इनको हरा देते हैं, तो वहीं से विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व जो है स्टार्ट होता है। और ये 5 एरिया हैं जहाँ से ये पूरे का पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। इनके आने से राजनीतिक विकेंद्रीकरण आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत के शिलालेखों को इन्होंने बढ़ावा दिया, और मध्य एशिया और भारत के बीच में जो है एक लिंकेज का काम इन लोगों ने किया है। आगे अब बात करते हैं कि इनको रिप्लेस करके कौन आते हैं यहाँ पे, पार्थियंस आते हैं यहाँ पे, है ना। तो पार्थियंस जो है भाई मेरे लगभग 1st सेंचुरी एडी में आ रहे हैं, यानी कि 0 से लेके 100 एडी के बीच में आप जो है पार्थियंस को देखेंगे। मोही भाई कितने बैचेस लोगों के ज्वाइन करोगे यार, है ना। तो जो अच्छा बैच है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको किसी भी और टीचर के बैच में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब मार्केट में 50 तरह के रोज़ टीचर आएंगे, 50 तरह की चीज़ें पढ़ाएंगे, आपको उतनी चीज़ें नहीं पढ़नी। आपको केवल जो है यहीं पे फोकस करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इनकी एंट्री जो है, आप देखिए ये फॉलोड बाय शाकाज हैं नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि शाकाज को हराने के बाद ये एंटर किए हैं भाई मेरे। एक तो ये बात आप ध्यान रखनी है, यानी अल्टीमेटली इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर शाकाज को रिप्लेस किया है। फिर आप देखेंगे तो स्मॉल टेरिटरी जो है, आप देखिए बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, छोटी सी टेरिटरी जो है इन्होंने एक तरह से कंट्रोल की है। देन शाकाज ने तो काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर रखा था, लेकिन ये उतने स्ट्रांग हुए भी नहीं है, और इनका जो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना भी नहीं होगा। इनका जो सबसे बड़ा राजा हुआ वो हुआ गैंडो फर्नीस, है ना। तो ये जो गैंडा फर्नीस है भाई मेरा 19 से लेके 45 एडी के बीच में आया है, और फेमस यही है। ये अपने साथ एक जो है प्रीस्ट को लेकर आया था, सेंट थॉमस को, जिसने आकर भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी का विस्तार करना शुरू कर दिया। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसने जो है कॉपर के सिक्के चलाए भाई मेरे, फिर सिल्वर के सिक्के भी चलाए। और जो कॉपर जो जनरली कॉइन्स होते तो उसके ऊपर एक शब्द लिखा होता तो धर्मिया। तो ये धर्मिया जो शब्द है ये पूछ सकता है आपसे कि कौन से सिक्कों पे आपको देखने को मिलता है, तो ये इन्हीं लोगों के पार्थियंस के सिक्कों पे ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने काम की चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं। तो वही मैंने बताया भाई मेरे, पार्थिया जो लोग थे ये लगभग ईरानी लोग थे, बहुत समय तक तो नहीं यहाँ पे राज कर पाए, लेकिन उत्तम पश्चिम भारत के अंदर शकों को निकाल के खुद आए थे, छोटा ही एरिया में कैप्चर्ड थे। और इनके टाइम पे जो है साथ में जो है गोंडा फर्नीस जो है किसको लेकर आया था साथ में, एक उसको पादरी को लेके आया था, ताकि वो यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी का विस्तार कर पाए। तो ये गोंडा फर्नीस इनका मेजर राजा है, ये मैंने आपको बता दिया है भाई मेरे, है ना। और सेंट थॉमस को जो है साथ में लेके आया था। और तांबे के सिक्के वगैरह चलाते हैं भाई मेरे, चांदी के सिक्के चलाते हैं, और जो सिक्कों के ऊपर धर्मीय लिखा हुआ है, धार्मिक लिखा हुआ है, वो इन्हीं के सिक्कों पर आपको देखने को मिलता है। फिर आप देखिए इनका डिक्लाइन खत्म कैसे होते हैं। तो पार्थियंस जो हैं आप देखिए कि लगभग फ्रेगमेंट हो जाते हैं। इनको तोड़ने का काम जो करते हैं वो कुषाण लोग करते हैं, मेनली जो है सबसे इंपॉर्टेंट अब कुषाण रूलर हैं। तो कुषाण्स में कुजूला कैडफाइसिस जो है इन सबको उड़ा देता है गोली से, और पूरे एरिया पे खुद कब्जा करके बैठ जाता है। यानी कि लगभग सारा एरिया जो कैप्चर करता है वो कुषाण्स लोग जो है कैप्चर कर लेते हैं, वही जो यूची ट्राइब से चलते हुए यहाँ पे आ रहे थे। भाई कर लो ना, ईसा मसीह तो यार पहले ही हो गए ना, वो तो 0 में ही हो जाएंगे ना, 0 में ही हो जाएंगे ईसा मसीह, तो उन्हीं के बर्थ से ही तो ये सारा स्टार्ट हुआ है ना। जी धन्यवाद, कह रहे हैं आप बेस्ट हैं। भाई टॉप 150 आप कर लो, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी आपको पढ़ा रखी हैं, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए उस चीज़ का कि मैंने जैसे स्पेस एंड सैटेलाइट अलग करा रखा है, क्रिमिनल लॉ अलग करा रखा है, अवार्ड अलग करा रखा है, वो पढ़ना पड़ेगा तभी जाके काम बनेगा, है ना। सिर्फ आप सोचें आधी अधूरी चीज़ों से पढ़ के आपका काम हो जाए, ऐसे नहीं होता है। फिर आप देखिए कि ये एक तरह से आप समझो कि ट्रांजिशन का काम किया। जैसे आप देखो कि शाकाज थे, फिर पार्थियन आए, फिर कुषाण आए, तो ये एक तरह से बिचौलिए थे, है ना। ये इनको हरा के ये बैठे, इनको हरा के जो कुषाण बैठ जाएंगे। आपको ये समझना है कि ये ट्रांजिशन फेज के अंदर लोग आए थे, ठीक है भाई मेरे। और इसके अलावा आप देखते हैं तो हमारे जो कल्चरल टाइज हैं वेस्ट एशिया के साथ जो है कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाते हैं ना। तो इस तरफ का जो एशिया है हमारा वेस्ट एशिया है, उसके साथ भारत के साथ जो है कल्चरल टाई जो है आपस में बन जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखना है।
चलिए, फिर अब आपका जो गद्दी पे बैठते हैं वो आते हैं कुशान्स। ये 30 से 375 एडी के अराउंड अराउंड तक रहते हैं भाई मेरे, जो मेजर हैं। और ये यूची ट्राइब जो आप देखते हैं, यूचीज, शूशीज, या जो भी आप इनको कहना चाहें, है ना, टोचरियंस, तो टोचरियंस भी इन्हीं का नाम है भाई मेरे। तो ये सारे के सारे यही हैं, ठीक है, जो चीज़ भी लिख लो आप, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं तो ये हमें चाइना की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। वो कंसेप्ट मैं सारा आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। और ये 5 ट्राइब हुआ करती थी यूची के अंदर, जिसमें से एक सबसे बड़ी ट्राइब जो थी वो थी कुशान। और यही कुशान जो है फिर पूरे एरिया को कैप्चर करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये किसको रिप्लेस करते हैं नॉर्थ वेस्ट में? तो ये पार्थियंस को रिप्लेस करते हैं। फिर ये अपना जो एरिया है पूरा का पूरा नीचे भारत की तरफ बढ़ाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये सारा ऊपर कश्मीर वगैरह वाला एरिया, इधर तक्षशिला वगैरह वाला एरिया है ना, तो ये पूरा एरिया लगभग इनके अंडर आ जाएगा। ये काफ़ी बड़ा एरिया अपने अंडर जो है हासिल कर लेते हैं। इवन मिडन गंगा के प्लेन तक भी आ जाते हैं। कन्वों को भी लगभग खत्म कर देते हैं। आप यहाँ पे देखिए कन्वा बैठे थे, तो कन्वों को भी लगभग खत्म कर देते हैं। आपको ऐसे समझना है, ऊपर सारा कुशान ही कुशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, नॉर्थ के अंदर। ट्रेड की बात करते हैं तो इनके अंदर खास क्या था वो मैं बता देता हूं। आप देखिए कि इन्होंने एक चीज को अच्छा पकड़ लिया था कि चाइना से जो है रेशम का बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था उस टाइम पे। और बहुत सारा माल जो है चाइना से आप देखिए कि यूरोप को जाया करता था, है ना, यूरोप वाली साइड को जाता था। तो अब उसके लिए ये बीच में आप देखिए एक सिल्क रूट होकर गुजर रहा है, जिसको आज चाइना वन बेल्ट वन रोड बना के जो है अपना नौटंकी कर रहा है। लेकिन इस सिल्क रूट के ऊपर जो है आप देखिए कुशानों ने कर लिया कब्जा। अब यानी कि यहाँ पे टोल लगा के बैठ गए हैं भाई मेरे। अगर टोल लगा के बैठ गए तो जिसको भी यहाँ से पास कर रहे हैं उससे टैक्स लेंगे, और सारे व्यापारी यहीं से पास कर रहे हैं, तो यानी सभी लोग जो है कुशानों को टैक्स देके जा रहे हैं। इन्होंने इतना पैसा, अथाह पैसा कमाया भाई मेरे। अब उस अथाह पैसे का करें क्या भाई? अमीर ही अमीर है, अमीरी इतनी आ गई तो भाई इन्होंने सिक्के नॉर्मल नहीं चलाए, सोने के सिक्के भाइयों ने चला दिए, है ना। तो ये खतरनाक ही लेवल है। तो सबसे ज्यादा धड़ल्ले में अगर सोने के सिक्के चलाए तो वो इन्हीं लोगों ने चलाए हैं। आप देखिए कि लगभग लगभग आपको काफी सारा एरिया तो इन्होंने कैप्चर करता हुआ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुशानों का एरिया हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया भाई। इसके अलावा सिल्क ट्रेड का भी बता दिया, जिसने इनको मेन रेवेन्यू दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये यूची ट्राइब के थे या टोचरियन थे, ये बता दिया, है ना, चीन के पास से थे। और 5 वहाँ पे जो है कबीले हुआ करते थे, जिसमें सबसे बड़े कुशान निकले वहाँ से। उन्होंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम फैला दिया। और अगर देखते हैं तो पार्थियंस को हरा के गद्दी पे बैठे हैं भाई मेरे। साम्राज्य का विस्तार लगभग आप देखिए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान आज का, या उत्तर भारत, लगभग ये सारा का सारा आपको जो है इनके अंडर में एरिया देखने को मिलेगा। मध्य एशिया, ईरान तक भी इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। और व्यापार की बात करते हैं तो मेन जो है सिल्क रूट का जो है पूरा का पूरा एरिया इन्होंने ले लिया था। इस वजह से इनका जो है मेजरली इनको जाना जाता है, ठीक है। और रेशम का व्यापार उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रमुख था, तो उसी से इनको अच्छा खासा पैसा आता था। आगे अब कुजूला कैडफाइसिस, जो कि इसका फाउंडर भी है, उसकी बात कर लेते हैं। इसी को कैडफाइसिस 1 भी बोल देते हैं। ये कुशान डायनेस्टी का फाउंडर, इसने ही पूरे के पूरे सिस्टम को जनरेट किया था और इनको जो है हराया था शाकास को, और खुद गद्दी पे बैठा था। सबसे पहले इसने जो स्टार्ट किया था, इसने कॉपर के कॉइन यानी कि तांबे के सिक्के इसने स्टार्ट किए थे, है ना, जस्ट लाइक रोमन सक्सेसर्स। आप ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद आता है वीमा कैडफाइसिस। इसी को कैडफाइसिस 2 के नाम से भी जानते हैं। ये 50 से 78 एडी तक जो है लगभग रहता है। फिर आप देखिए कि इसने जो कॉन्कर किया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ साथ मथुरा को भी कैप्चर कर लिया था, है ना, मथुरा तक जो है ये फैल गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसने जो सिक्के लॉन्च किए, इसने गोल्ड कॉइन के सिक्के जो है इन लोगों ने लॉन्च किए, काफी लार्ज स्केल पे लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। और इसने जो टाइटल लिया था लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड या महेश्वर का टाइटल भी खुद को दे रखा था। इसके अलावा अगर इसके कॉइन्स पे देखते हैं तो पंच का, है ना, ये मुक्के का निशान हो गया, स्वस्तिक का निशान हो गया, बुल का निशान हो गया, वो इनके सिक्कों पे हमें देखने को जरूर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए तो फर्स्ट रूलर अगर भारत में देखते हैं जिन्होंने सबसे बड़े स्केल पे ये सिक्के लॉन्च किए हैं, तो वो यही रूलर्स हैं, क्योंकि इन्होंने जो है मैंने पहले बताया सिल्क रूट पे कब्जा कर लिया था और पैसा ही पैसा था, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये देखिए कि सोने के सिक्के धड़ल्ले से इन लोगों ने जो है इस्तेमाल किए हैं। फिर आप देखिए कि यहीं इनके आने से जो है सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाता है और ज़्यादा जुड़ जाता है आपस में, क्योंकि ये उधर का एरिया भी कैप्चर कर रहे हैं, इधर का भी, तो एक ही किंगडम होगी, तो आपस में जुड़ने का काम हो गया ना एक तरह से। तो कल्चरल इंटीग्रेशन और देखने को मिलेगी। और बाद में जो है इस ये अगर देखते हैं तो कनिष्क का एक इंपीरियल एक्सपेंशन जो है हमें अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कनिष्क जो है अच्छे खासे से करेगा भी उसको, और पूरा इसको वाइड स्प्रेड कर देगा। और सबसे बड़ा राजा इनका कनिष्क ही होगा, जस्ट लाइक अशोक आप कह सकते हैं उसको, है ना। तो कुजूला कैडफाइसिस जो है वो कुशानों के संस्थापक है भाई मेरे। रोमन लोगों की तरह ही तांबे के सिक्के चलाते हैं। फिर वीमा कैडफाइसिस आते हैं, तो ये मथुरा तक पूरा का पूरा जीत लेते हैं। और इनके जो सिक्के हैं उसमें पंच का मार्क, स्वस्तिक, वैल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने आप को जो उपाधियां दी थी, विश्व का स्वामी और महेश्वर उपाधि दी थी। मुद्राओं की बात करते हैं तो सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर इन्होंने लॉन्च किए थे, क्योंकि सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये मेन हो गया। अब आता है आपका मेजर सबसे बड़ा राजा इनका कनिष्क।
अब पेपर में एक बार क्या हुआ कि कनिष्क के ऊपर सवाल आया था कि ये तीसरा राजा या चौथा है। तो देखिए लगभग हर जगह पे आपको तीसरा ही देखने को मिलेगा, कुछ लोग का कहना है कि बीच में एक और आया था तो ये चौथा है। तो बट ये क्वेश्चन एक कंट्रोवर्शियल है, तो उसमें सबको नंबर मिल गए थे। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि अभी के लिए हम इसको तीसरा ही मानते हैं और 78 से 144 एडी तक आया और इसको सेकंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। अगर हम देखते हैं तो मोस्ट पावरफुल कुषाण रूलर है भाई मेरे, और इसने ही जो है साका एरा की शुरुआत की थी 78 एडी के अंदर। ये आपसे पूछा जा सकता है साका एरा, देखो है तो ये कुषाण है लेकिन साका एरा शुरू हो रहा है क्योंकि लोग इन सबको शाका ही समझा करते थे, ठीक है। इसके अलावा इसने अपने आप को टाइटल दे रखा था देवपुत्र और शाहनोशाही। शाहनोशाही तो आपने सब सुना भी होगा, और ये पूछता है कई बार कि देवपुत्र जो है टाइटल किसने अपने आप को दिया था, तो कुषाणों ने दिया था। फिर अगर इसके एम्पायर की बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया तक इसने पूरा का पूरा जो है एम्पायर को बढ़ा दिया था। आप देखो अगर ध्यान से तो आपको प्रेजेंट डे का रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये लगभग सारा एरिया जो है कुषाणों का, कनिष्क का हुआ करता था। और इसने 2 कैपिटल बनाई थी भाई मेरे, तो यानी कि आप देखो ये पूरा एरिया इसने हासिल कर दिया, 2 कैपिटल बनाई। अब कितना बड़े एम्पायर है तो एक कैपिटल से काम चलेगा भी नहीं। एक तो इसने बना दी, इस तरफ पेशावर है ना भाई मेरे पाकिस्तान वाली साइड, तो इसको बना दिया, और दूसरी तरफ इस तरफ जो मथुरा है उसको बना लिया है ना। तो 2 कैपिटल इसने बनाई। पेशावर को उस टाइम पे पुरुषपुर बोला जाता था और ये मथुरा हो गया। तो 2 कैपिटल्स का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका पूरा एम्पायर को जो है ये डिवीजन जो करके रखा था तो उनको क्या बोलते हैं, एक तरह से स्ट्रिप्स बोलते हैं। ये बात एक इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू के लिए मेन सिल्क रूट हो गया, ये बता दिया आपको। मिलिट्री अचीवमेंट की बात करता हूं तो इसने जो है मगध तक पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था, है ना। पाटलिपुत्रा, बोध गया, यहाँ सब एरिया तक पहुंच गया था। इन्हें सबको ही हरा दिया, मोटा मोटा ओवर का ऊपर का जो सारा भाग है इसने कब्जे में कर लिया था। फिर चाइनीज फोर्सेस जो थी जिनको हम बोलते हैं कशगार, झारखंड, खोटन, इन सब चाइनीज चिंकों को भी इसने हरा दिया था। अच्छा खासा सबको पेल पेल के वापस पीछे धकेल दिया था, ठीक है। तो चाइनीज लोगों को हराया, मगध पे विजय प्राप्त इसने की। सिल्क रूट इसका प्रमुख राजस्व का स्रोत था भाई मेरे। आप देखो पुरुषपुर और मथुरा जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी कनिष्क की, है ना। और भारत सरकार का जो कैलेंडर आपको देखने को मिलता है जिसको शक युग बोलते हैं 78 ईस्वी वाला, वो इसी ने शुरू किया था। और कुषाणों का सबसे महान शासक या सबसे बड़ा राजा कह लीजिए, उपाधियां देवपुत्र और शाहनोशाही की ले रखी थी भाई मेरे। चलिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइटल डिड मैनी कुषाण रूलर्स अडॉप्ट टू सिग्निफाई देयर डिवाइन स्टेटस। तो देवपुत्र का मतलब है कि देवताओं का पुत्र। तो ऐसी राजधानी, ऐसा उपाधि किसने ले रखी थी, तो कनिष्क वगैरह ने सभी ने ले रखी थी, कई लोग लेते थे इनमें से। तो देवपुत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद कनिष्क को ही हम सेकंड अशोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लगभग जैसा अशोक ने पूरे किंगडम्स को कैप्चर करके रखा हुआ था तो इसने भी करके रखा हुआ था। फिर हम बोलते हैं तो ग्रेट पैट्रॉन है भाई मेरे ये बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया है। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सबको सबको साथ लेकर चलना है, ऐसे मत बोलो यार, है ना। उसमें जो मेन फैक्ट है वो मैं बताता हूं, है ना। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं जो कुंडलवन में हो कश्मीर में, है ना। तो वो भी इसी ने पैट्रॉन किए, यानी कि इसी ने उनका संरक्षण किया है। फिर कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क ने जो कनिष्क स्तूपा बनवाई है, जो आपको कनिष्क स्तूपा या मोनास्ट्री जो पेशावर में यानी पुरुषपुर में देखने को मिलेगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। इसने जो बुद्धिज्म को सपोर्ट किया वो कौन से वाले को किया, हीनयान को कि महायान को, तो महायान को इसने सपोर्ट किया है, ठीक है। और इसने जो है इसके जो आप देखिए कि कुछ आपको टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ जो है इसके बुत भी देखने को मिलेंगे जिनको हम बोल देते हैं देवकुलास, ठीक है। रॉयल मॉर्चरी टेंपल्स भी देखने को मिलेंगे जिनको देवकुलास बोल देते हैं। और कनिष्क का ही एक हेडलेस टेंपल जो मथुरा के अंदर हेडलेस स्टैचू देखने को मिलेगा जिसमें उसका सर नहीं है, बस ये है पूरे का पूरा, है ना, सर नहीं है लेकिन। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को इसने बहुत बहुत प्रमोट किया है। और साथ में स्टैंडिंग बुद्धा जो बामियान के अंदर देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरीके का बामियान में हमें देखने को मिलता है, ये भी इसी ने बनवाया है भाई मेरे। कनिष्क पूरा जो कश्मीर में है जगह, उसको भी इसने बनवाया है। ह्यूज कुषाण टेम्पल हमें टॉपर कला में देखने को मिलता है, वो भी इसी ने बनवाया है भाई मेरे, है ना। तो ये बहुत सारी इसकी अचीवमेंट्स हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, ये बात ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमी का तो मैंने बता ही दिया कि सबसे ज्यादा धड़ल्ले से गोल्ड कॉइन इन्होंने लॉन्च किए, प्योर गोल्ड के जो कॉइन हुआ करते थे। बाकी दूसरे अगर सबसे बड़े कॉइन देखते हैं तो कॉपर के भी ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो ठीक है, गोल्ड और कॉपर ये 2 हैं। तो यहां पे देखिए बुद्ध धर्म के महान संरक्षक के तौर पे इसको जाना जाता है। चौथी बुद्ध संगीति जो है कश्मीर में जो कुंडलवन में हुई है वो इसी ने करवाई है भाई मेरे। पेशावर में जो है कनिष्क स्तूप और मठ बनवाया भाई मेरे। इसके अलावा महायान बौद्ध धर्म को जो है ज्यादा समर्थन दिया एज कम्पेयर टू हीनयान। फिर वहीं पे हम देखते हैं तो इन्होंने जो है देवकुल बनवाए हैं जो कि शाही समाधि मंदिर होते थे, जैसे ये अकबर वगैरह अपने टॉम वगैरह बनवा रहे, समथिंग लाइक दैट आप इसको समझ सकते हैं। फिर गंधार कला शैली का हमेशा पूछता है तो मथुरा आर्ट और गंधार कला शैली ये दोनों को जो है कनिष्क ने ही
सबसे ज़्यादा पैट्रोनाइज किया है भाई मेरे। बामियान में ये जो बुद्धा की आपको मूर्ति खड़ी हुई पहाड़ के अंदर तराश के पूरी अंदर मूर्ति बनाई गई, ये भी इसी के टाइम की है। कश्मीर में कनिष्कपुरा की स्थापना भी इसने की है। टॉपर कला में महान विशाल जो है कुषाण पैलेस या कुषाण महल बनवाया, वो भी इसी ने बनवाया है। फिर मथुरा में हमें एक स्टैचू दिखाई देता है जिसमें इसका सर तो नहीं है लेकिन बाकी नीचे का धड़ हमें दिखाई देता है, ये सारा इसी ने बनवाया है। और सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए, उसके बाद जो है तांबे के सिक्के भी इन लोगों ने चलाए हैं। अब यही है इसके अंदर, और क्या मैं इसमें एक्सप्लेन करूं हिंदी वालों को भी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भाई मेरे रिलीजन की, तो बुद्धिज्म को जो है सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, ये तो हमने देख ही लिया है। फिर इसके जो कोर्ट के अंदर आप देखेंगे तो एक फिजिशियन है जिसका नाम है चरक। चरक संहिता आपने शब्द सुना भी होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता जो है किसके बारे में है, ये मेडिसिन्स के बारे में है ना। तो यानी कि एक समझ लो फिजिशियन, मतलब कि इसका राजवैद्य जो है वो चरक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हम बिंबिसार का जो देखते हैं वो जीवक है, तो जीवक और चरक बोथ आर डिफरेंट पर्सन। इसके बाद आप देखिए अश्वघोष जो है उसने क्या लिखा, बुद्ध चरिता और सौंदर्यनंदा लिखा है। और नागार्जुना भी इसी के कोर्ट में है, ये दोनों इसके कोर्ट के पोइट हैं, है ना। तो ये स्टार मार्क कर लो, ये पूछ सकता है आपसे। एक है नागसेन, नागसेन है मिनेंडर वाला, नागार्जुना जो है वो कनिष्क वाला है। तो ये जो है ये फिलोसफर है महायान का भाई मेरे, नागार्जुना, है ना। तो बुद्ध धर्म का ही फॉलोअर है। उसके बाद हम देखिए कि कई बार हमसे जो है यहाँ पूछ लिया जाता है कि आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बाय द चाइनीज ट्रैवलर जुआनशांग जो है किसको बोला गया, तो इसी को बोला गया नागार्जुना को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। किसने बोला, यानसांग या फिर शुआनसेंग बोल लीजिए। फिर वासुमित्रा भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, वो जो है क्या लिखता है, महाविवाह सूत्र लिखता है। फिर वत्सायन जो है वो कामा सूत्रा लिखता है। ये सब इसी टाइम के हैं, कनिष्क के कोर्ट के अंदर ही हमें ये सब देखने को मिलते हैं। और जो लास्ट इनका सबसे बड़ा रूलर है वो वासुदेव वन होता है, उसके बाद ये लोग भी टूट जाते हैं, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर इनके बाद आगे चल के जो गुप्ताज वगैरह आना शुरू होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि सेंट्रल एशिया को पूरा पूरा भारत से लिंक कर दिया था, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। बुद्धिस्ट फिलोसफी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है इन लोगों ने, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया हम एक तरह से इन लोगों को कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखिए तो यहाँ पे बुद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है। ठीक है, विद्वान एवं साहित्य की बात करते हैं तो चरक जो है इसका दरबारी चिकित्सक है, जो चरक संहिता भी लिखता है जिसमें चिकित्सा के बारे में सब लिख रखा है। फिर अश्वघोष और नागार्जुना भी इसके जो है दरबार के अंदर ही कवि हैं भाई मेरे। ये बुद्ध चरित्र लिखता है और सौंदर्यानंद लिखता है। नागार्जुना जो है वो महायान बुद्ध धर्म का दार्शनिक है, और इसी को ही नागार्जुना को ही एक तरह से आइंस्टाइन की उपाधि किसने दी है, हवानसांग या यानसांग ने दी है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चीनी यात्री ने। फिर वसुमित्र जो है ये महाविभाष सूत्र लिखता है और वत्सायन काम सूत्र लिखता है, ये इसी काल में लिखते हैं भाई मेरे। और इनका आखिरी जो सबसे बड़ा राजा है वो वासुदेव प्रथम है भाई मेरे। और जो मध्य एशिया के साथ भारत को जोड़ने का काम किया है, कल्चरल इंटीग्रेशन का काम किया है, वो इन्होंने किया। और रेशम का व्यापार खूब धड़ल्ले से सिल्क रूट पे हुआ करता था। इसके अलावा बौद्ध दर्शन, कला और साहित्य को बढ़ावा भी इन लोगों ने अच्छा खासा दिया है। तो यानी कुल मिला के प्राचीन भारत के महान सम्राटों में से एक जो है हम कनिष्क को मानते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वॉज कॉल्ड वन ऑफ द फोर लाइट्स ऑफ वर्ल्ड बाय युआनसांग ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टाइन, है ना। तो अब देखिए कि जिसको दुनिया की चार लाइटों में से एक लाइट बोल दिया है ना युआनसांग, है ना, उसने क्या बोला, आइंस्टाइन, इंडिया का आइंस्टाइन किसको बोला है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया इंडिया का आइंस्टाइन जो है उसने नागार्जुना को बोला है। नागार्जुना किसके कंटेम्प्रेरी में है, कनिष्क के कंटेम्प्रेरी में, उसके कोर्ट में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप देखिए कि चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में क्या लिख रखा है, चिकित्सा के बारे में लिख रखा है। चरक जो है, चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, ये सब चिकित्सक रहे हैं ना हमेशा। तो चरक ने जो लिखा है वो मेडिसिन के बारे में लिखा है भाई मेरे। आगे, कनिष्क कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई उसने कुंडल वन में मंगवाई है ना। तो कुंडल वन जो है लगभग उस टाइम का कश्मीर आप मान लीजिए, कश्मीर मान लीजिए, है ना। तो ये उस टाइम का एरिया हो गया। ठीक है, अरे ये बाद में राइटर्स ने लिखा है, बोल रहे हैं उस टाइम पे आइंस्टाइन जिंदा था क्या, ऐसे नहीं है। बाद में देखिए कि जो राइटर्स आते हैं वो सब जो है इनके बारे में इनको लिखते हैं। और ये एसएससी में सवाल आए हैं भाई मेरे, मैं को क्यों पूछ रहे हो, एसएससी वालों को पूछो ना कि ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं। बहुत absurd सवाल हैं, पर क्या कर सकते हैं अब ऐसे सवालों को, कुछ नहीं कर सकते ना। तो बाद में जो राइटर्स आए उन लोगों ने इनके बारे में ऐसा लिख दिया, जैसे हम बोल देते हैं ना कालिदास को बोल देते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब तुम बोलो कि क्या कालिदास के टाइम पे ही शेक्सपियर था, ऐसा जरूरी नहीं है ना। पॉइंट समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कंपैरिजन के लिए लिखा जाता है, मेटाफर्स हैं इनको, क्या बोलते हैं, मेटाफर्स। समझ गए इस बात को। चलिए, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं पोस्ट मौर्य का बुद्धिस्ट स्तूपा आर्किटेक्चर बताने वाला हूं। वैसे तो आप देखो कि जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन आज जो है मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को पढ़ाऊंगा। जैसे गंधारा आर्ट हो गया, मथुरा आर्ट हो गया, अमरावती आर्ट हो गया। अब जो है इंपॉर्टेंट वाला सेशन शुरू हो रहा है, जो एक नया टॉपिक एसएससी ने टच किया है भाई मेरे। कह रहे हैं ऐसा कंटेंट पूरे इंडिया में भी नहीं है, धन्यवाद आपका।
अरे छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान मत होया करो यार, छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी आप परेशान हो गए तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब देखो बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है तब जाके ये कंटेंट बनता है ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान मत हो, छोटा सा एडजस्टमेंट भी होती है ना। अब आपने बोला मेरे को कि हमें असाइनमेंट्स दो तो आप उठा के देखिए, असाइनमेंट सारी की सारी आप लोग के लिए डालिए, हर चीज़ करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ किसी पर भी, हर व्यक्ति पे ध्यान है मेरा, है ना। आपका रिजल्ट लाना ही मेरा टारगेट है, पैसे कमाना टारगेट नहीं है, आपका रिजल्ट आना मेरा टारगेट है। चलिए अब देखिए कि ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में, वैसे तो मैंने आपको ये हमेशा बताया कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है ना। तो आप देखो कि जो चैत्य होता है, चेतना जहाँ पे आएगी, है ना, जहाँ पे आप बैठ के एक हॉल के अंदर प्रेयर करेंगे उसको चैत्य बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे प्रार्थना करेंगे। और विहार क्या होगा, जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहेंगे। ये बातें तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं ना। और स्तूप क्या होता है, जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स पड़े हैं या उनके शिष्यों के कोई सामान पड़ा है जिसको बीच में सेंटर में रख दिया, जिसका ये लोग पूजा पाठ करने लगे, वो हो गया स्तूप, है ना, एक तरह से। तो अब आप देखो कि पोस्ट मॉडर्न के टाइम में हमें जो देखने को मिलता है वो ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, रॉक कट केव्स की फॉर्म में देखने को मिलता है कि जो पहाड़ियाँ होती थी ना उनको काट काट के वहाँ गुफाएं बना दी जाती थी बुद्ध भिक्षुकों के लिए, है ना। तो ये राजा लोग क्या करते थे, पहाड़ियों को काटा, उसमें ये देखो कहीं पे ऐसी गुफा बना दी, कहीं पे ऐसी बना दी। आप देखो दोनों गुफाओं में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कुछ गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा या पिलर वाली गुफाएं, है ना, कुछ गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी बिना पिलर वाली, है ना। कुछ गुफाएं मिलेंगी जहां पे आपको बिल्कुल पीछे बालकनी टाइप में जो है राउंड राउंड से गोल गोल सा ये, और कुछ पार्क सी देखने को मिलेगी। अलग अलग टाइप के ये सिस्टम बनाए गए हैं, बस आप इनको ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो आप देखिए सबसे पहली जो है जिसको एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं है बस खंबे हैं भाई मेरे। फिर एप्साइडल वॉल्ट रूफ हॉल्स विदाउट पिलर देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पिलर एक भी नहीं दिखाई देगा। फिर अगर हम देखते हैं कि जिसके बाहर जो क्वाड्रेंगुलर, है ना, ऐसे चौकार चकोर सा या फिर आयताकार सा जो है भी, ये देखो अलग अलग कमरे भिक्षुकों के रहने के लिए बैक साइड में पीछे वाले में, इसको जो है ये तीसरे टाइप की होगी। तो ये तीन टाइप की जो है हमें यहाँ पे मोनास्ट्रीज देखने को मिलती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी आपको देखने हैं, तो पहली वाले के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अजंता, भाजा और पितल खोरा, ये तीन तरह की जो है एप्साइडल वॉल्ट रूफ में आ जाएंगी, है ना, जिनमें खंबे आपको देखने को मिलेंगे। जो बिना पिलर की अगर दूसरी देखनी है तो थाने नरसूर के अंदर जो है ये दूसरी तरह की होगी, बिना पिलर बिना खंबों वाली। फिर तीसरी जिनके बैक साइड में मैंने बोला ना भिक्षुकों के लिए अच्छे से रहने के लिए बनाया गया था, तो कोंडा वाइट वाली देख लेना, वो आपको वो देखने को मिलेगी। चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां भी मैं वही आपको समझा रहा हूं। तीन प्रकार की प्रमुख गुफाएं उस टाइम पे विकसित हुई थी। राजा लोग क्या करते थे, पत्थरों को गुफाओं को काट के इनके लिए जो है ये सारा सिस्टम क्रिएट कर दिया करते थे भिक्षुकों के लिए। तो आप देखिए कि पहले थी अर्धवृत्ताकार छत वाले चैत्य हॉल जिसमें खंबे होते थे, तो ये अजंता, भाजा, पितल खोरा होगी। फिर बिना खंभों वाली आप देखेंगे तो वो होगी ठाणे वाली नरसूर। फिर जो जिसके पीछे एक पूरा बरामदा होता था जिसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह होती थी, उसको बोलते हैं कोंडा बिटे, है ना। तो चैत्य जो होता था वहां भिक्षुक लोग जो प्रार्थना किया करते थे, विहार में जो भिक्षुक लोग निवास किया करते थे। बस इतना ही कंसेप्ट है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर आप देखिए स्तूपस की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न में, तो यहाँ पे जो है काफी डाइवर्स तरह की, अलग अलग तरह की स्तूप हमें देखने को मिली है। कई बार ऐसा पूछ लेता है पेपर में कि क्या ये स्तूप जो है विदेशी कलाकृतियों पर आधारित थी या भारतीय। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रीजनली डाइवर्स थी, है ना, कि मान लो कि पूरा भारत तो बहुत बड़ा है, तो इस एरिया में हो सकता है कि इस एरिया के लोगों ने अपना टच दे दिया हो, इस एरिया के लोगों ने अपना टच दे दिया हो, यानी अपने तरीके से बना दी हो। तो रीजनल टच हर जगह पे था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं सांची स्तूप की, तो इसमें आप देखिए कि अपर और लोअर प्रदक्षिणा पथ जो है, ये कई बार पूछ लेता है कि कैसा है। तो ये देखो ये जो प्रदक्षिणा पथ है ना, कि जिसको चारों तरफ आप चक्कर लगाइए, यहाँ पे ये होता है सर्कम्बुलेटरी, है ना, ये देखियो गोलाकार पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। फिर इसी में जो है अलग अलग तोराना वगैरह होते हैं जो बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, जातक स्टोरियों को करते हैं। ये हम ऑलरेडी बुद्धिज्म में पढ़ चुके हैं कि कैसे होते हैं स्तूपा का। यहाँ केवल मैं काम की चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे काम की चीज सर्कम्बुलेटरी पाथ है। ये पेपर में प्रश्न ऐसे टाइप के आ रहे हैं आजकल। फिर आप देखिए कि यहाँ पे बुद्धा जो बीच में रखते हैं ना, स्तूप बना दिया तो स्तूप के बीचों बीच जो रखेंगे, अगर बुद्धा के रेलिक्स नहीं रख रहे हैं तो बुद्धा की जैसे चप्पल रख दी, है ना, एक तरह से डिनोट करिए, सिंहासन खाली रख दिया, जो डिनोट कर रहा है कि भाई वहां मूर्ति ना रख के बेसिकली बुद्धा की किसी ना किसी चीज को रख दिया, फुटप्रिंट को, बॉडी ट्री को, ताकि ये डिनोट हो कि ये बुद्धिज्म को यानी कि बुद्ध को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए। फिर यहीं पे आपको जो है मनुष्य भडास जो देखने को मिलेंगे। ये मनुष्य भडास में आप देखिए कि जो ये बोला जाता है कि कई तरह के बुद्ध हुए हैं, है ना, जैसे बोला ना कि जातक स्टोरीज देखी कि भैया बुद्ध ने कभी ये जन्म लिया, कभी ये लिया। तो इन्होंने जो आखिरी बुद्ध जो है दीपांकर, और उनके बाद जो 6 बुद्ध और हुए उनको जो है यहाँ पे सिंबोलाइज कर रखा है और कुछ भी नहीं है, है ना। सांची स्तूपा में इस तरीके से हमें कई सारे बुद्ध जो एक लाइन में देखने को मिलते हैं। सेम मैंने वही बताया, मनुष्य बुद्धों की अगर मैं बात करता हूँ तो दीपंकर से लेके आखिरी के जितने भी 6 बुद्ध हैं वो हमें एक लाइन से देखने को कहाँ मिलते हैं, सांची स्तूपा में देखने को मिलते हैं। और अशोक के
के टाइम में ये ईंटों की बनी थी सांची स्तूपा, बाद में जो है इसको अगर देखेंगे शुंगों के टाइम में तो और ज़्यादा सुंदर कर दिया गया है ना, कहीं पे रेलिंग लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर आप देखिए कि बुद्ध के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी इसके अंदर जो है हमें इस तरीके से जो है देखने को मिलती है, डिपिक्ट हो रखी है। और बीच में अगर आप देखेंगे तो या तो सिंहासन रख दिया जाएगा खाली, या जो पद चिन्ह रख दिए जाएंगे है ना, और ये बोधि वृक्ष रख दिया जाएगा, जिससे कि ये डिनोट हो जाए कि यहाँ पे ये जो है बुद्ध विराजमान है, ऐसे समझ लीजिए। और ये भी जो है हमें अशोक के कार्यकाल में ही देखने को मिलती है, ये अशोक ही बनवा रहा है भाई मेरे, एक तो ये बात आप ध्यान में रखनी है। लेकिन अशोक ने जो है केवल ईंटों वाली बनवाई थी है ना, बाकी उसको सजाने संवारने का काम आगे हुआ था। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो पूरा गोल चकोर पाथ होता है इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ये इसके बारे में ध्यान रखना है ना, ये परिक्रमा का एक रास्ता होता है। चलिए उसके बाद आप देखिए कि मौर्यों के बाद क्या होता है कि सारी स्तूप एक जैसी नहीं थी, क्योंकि मौर्यों ने एक पूरा साम्राज्य, एक छत्र राज्य कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो आप देखिए कभी भी इन्होंने सिंगल यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं रखा है, यानी ये रीजन के हिसाब से वेरी कर जाती थी, रीजनल स्टाइल में हुआ करती थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें आप देखिए कि जो बेस हुआ करता था, अब वो बेस चेंज कर दिया, ये क्रूसीफॉर्म नहीं है, ये देखो क्रूसीफॉर्म है ना, इस तरीके का क्रूसीफॉर्म वाला बेस बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। और यही पेपर में प्रश्न आया है, आपको लग रहा होगा मजाक, लेकिन ये मजाक नहीं, इसको स्टार मार्क कर लो। वहीं पे फिर इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर देखो सुपर स्ट्रक्चर, ये एक सीढ़ी जैसा है और ऊपर 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 करते पिरामिड बन रहा है, तो इस तरीके के सुपर स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए पिरामिडल फॉर्म के अंदर, है ना। तो ये आप देखिए ये बिल्कुल अलग टाइप की स्तूप बन रही है, पहले अलग थी, अब इन्होंने नए स्टाइल की स्तूपा बनानी शुरू कर दी, है ना। फिर आप देखिए कि मौर्यन स्तूपा से भी बड़ी स्तूपा, एनलार्जमेंट इनकी हो गई। फिर वहीं पे अगर देखेंगे तो जो वेदिका होती है, जो स्टोन की बनी होती है ना, रेलिंग जो होती है पूरी की पूरी, अब वो उसको लकड़ी की बनाना शुरू कर दिया। फिर डेकोरेटिव तोराना बनाने शुरू कर दिए, जो बुद्ध की जातक स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइप की चीजें जो है इसके अंदर स्तूपों के अंदर करनी शुरू कर दी, ताकि ये और सुंदर दिखाई दे। आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि सेंट्रल इंडिया में अगर देखते हैं शुंग का पीरियड आता है जब, तो शुंग के पीरियड में आपको जो है सांची और भरूच स्तूपा को जो है ये लोग सुंदर बनाने का काम करते हैं, उनकी रेलिंग वगैरह, उनकी मरम्मत का काम जो है ये करते हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ पे हमें जो है फीचर देखने को जो मिलती है, सिंपल डोम वाली फीचर देखने को मिलती है, जो एनाइकॉनिक बुद्धा सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती है। एनाइकॉनिक क्या होता है कि भाई जिसके अंदर बुद्ध की कोई मूर्ति वगैरह नहीं लगाई जाएगी, केवल सिंबलाइज के लिए, जैसे पैर लगा दिए जाएंगे, सिंहासन लगा दिया जाएगा, ट्री लगा दिया जाएगा, जो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलता है एनाइकॉनिक, है ना, यानी कि प्रतीकात्मक, केवल प्रतीक है वहां पे बुद्धा का। तो ये प्रतीकात्मक चिन्ह जो है वहां रखे जाते हैं शुंगों के काल में, है ना। सांची और भरूच को जो है सुंदर बनाने का काम करते हैं बलुआ पत्थर की सामग्री से। और साथ में आप देखिए कि मौर्यों के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो मौर्यों की स्तूपों से बड़ी स्तूपा बनाते हैं, लकड़ी की जगह लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर की जगह पे रेलिंग बनाने के लिए। वहीं पे जातक कथाओं को डिपिक्ट करते हैं इसके तोरानास पे, ये बस काम काम की चीज है। और मूर्तियों में भी वृद्धि की, और वो कथाओं को रिप्रेजेंट करती हैं सारी की सारी मूर्तियां। वहीं पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो अलग अलग तरह के, जैसे क्रूसी फॉर्म का आकार ले लिया है ना, वो जो होता है ना यो क्रिश्चियंस वाला सिंबल, समथिंग लाइक ऐसा वाला इसने आकार ले लिया नीचे से। फिर ये देखिए कि आप ये पिरामिड का सीढ़ीदार सा सोपानी करके आकार ले लिया है ना। तो इस तरीके के ये पूरे के पूरे आकार इनके अंदर होने लग गए थे, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। क्रॉस के फॉर्म का या फिर सीढ़ीदार पिरामिड के आकार का, ये पेपर में प्रश्न ऐसे आते हैं। अब उसके बाद आप देखते हैं तो फिर दूसरा पीरियड आता है सतवाहंस का, है ना। तो सतवाहंस के टाइम में भी हमें अलग अलग सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए कि दक्कन के अंदर सतवाहन थे, तो उनकी जब साइट देखते तो अमरावती और नागार्जुना कोंडा देखेंगे, ठीक है। वहाँ ये जो अमरावती की गुफाएं हैं भाई मेरे, अमरावती को जो है मेनली किसने डिपिक्ट किया है, अमरावती की आर्ट को, ये सतवाहन ने ही पैट्रोनेज किया है। ये अमरावती का लेना देना सारा सतवाहनों से है। और ये व्हाइट मार्बल या व्हाइट लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है। और इनकी स्तूपें जो है लंबी हुआ करती थी, ये देखो लंबाई ऊपर तक हुआ करती थी, ऐसे करके लंबी, छोटी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और सफेद सफेद रंग की पूरी हुआ करती थी, टॉल हुआ करती थी, डायनेमिक हुआ करती थी, जो किसी ना किसी स्टोरी को डिपिक्ट कर रही होती थी। ये हमें बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। फिर नॉर्थ वेस्ट के अंदर देखते हैं तो कुछ गुफाएं हमें कुशांस के अंदर, है ना। कुशांस ने जो बनवाई वो कैसी, कहां पे बनवाई है, तक्षशिला हो गया, पेशावर हो गया, बामियान बुद्धा का मैंने बताया, ये कुशानों ने बनवाई है भाई मेरे। मटेरियल कौन सा होता था, स्टूको, शिस्ट, ये इनका मटेरियल होता था। मटेरियल पूछा जा सकता है। फीचर कैसी थी इनकी, ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस इसमें हमें देखने को मिलता है भाई मेरे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ करते थे। तो ये ग्रीको कॉमन इन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को ग्रीको रोमन वाला मिलता है, ये कुशांस वाले में देखने को मिलता है, ठीक है भाई मेरे।
तो मैंने वही बताया आपको कि दक्कन के अंदर जो है दक्कन वाला सारा सिस्टम जो सतवाहनों ने प्रमोट किया था, जिसमें उन्होंने अमरावती, नागार्जुना कोंडा गुफाएं बनाई सफ़ेद चूने के पत्थर से, और ये स्तूप जो है काफ़ी ऊंचे हुआ करते थे बाकियों से और सुंदर थे और एक किसी न किसी कहानी को डिपिक्ट करते थे। और वहीं पे उत्तर भारत के अंदर, यहाँ उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो कुषाणों के काल में जो है आप देखेंगे तो तक्षशिला में, पेशावर में, बामियान के अंदर जो बुद्ध की मूर्तियां या फिर ये स्तूप बनवाए गए हैं भाई मेरे। और ये जो है ग्रीक रोमन स्टाइल के, आप देखिए थोड़ा सा ग्रीस और रोमन जैसे जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। ये स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का है, इसी बार आया है कि पोस्ट मौर्यन बुद्धिस्ट स्तूपा शो रीजनल वेरिएशन। पोस्ट मौर्यन का मतलब है कि मौर्यों के बाद जो है क्या स्तूप रीजनल वेरिएशन उनके अंदर होने लगी थी या फिर वो एक जैसी दिखाई देते थे। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, मैंने यही बताया कि पोस्ट मौर्यों के बाद जो है सब अपने अपने हिसाब से स्तूप को बनाने लग गए थे, है ना, जिसके अंदर आप देखिए उनके बेस जो है वो क्रूसीफॉर्म के हुआ करते थे या पिरामिडल स्ट्रक्चर के हुआ करते थे, सुपर स्ट्रक्चर के। क्या ये मैंने बताया आपको? बिल्कुल सही बात है, ये हमने आज डिस्कस किया। फिर उसके बाद बोल रहे यूज ऑफ डाइवर्स लोकल मटेरियल एंड बिल्डिंग टेक्निक्स लेड टू एमर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्ट स्तूपा स्टाइल्स अक्रॉस रीजन। तो क्या ये हुआ है कि डाइवर्स लोकल मटेरियल इस्तेमाल होने लग गया और वहाँ के जो लोग हैं वो लोकल टच देने लग गए, तो उससे डिस्टिंक्ट स्तूपा बनने लग गई। बिल्कुल ये बात भी सही है ना। तो ये उसको बिल्कुल सही से जस्टिफाई कर रहा है कि भाई उसके बाद जो है क्रूसीफॉर्म के बेस बन रहे, पिरामिड के बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लोकल लोगों ने उसमें लोकल टच देना शुरू कर दिया, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो दोनों ही कथन जो है ये सत्य लग रहे हैं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। चलिए, विच टेम्पल बिल्ट बाय द चंदेला किंग्स इन 10th एंड 11th सेंचुरी। तो आप देखिए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। केंद्रीय महादेव मंदिर है भाई मेरे, है ना, सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ये तो सारे अलग है ना भाई, उनका कोई लेना देना ही नहीं उससे। केंद्रीय महादेव मंदिर है जो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना, एमपी के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना। आगे अब हम बात करते हैं गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट की, जिससे प्रश्न पेपर में आ सकता है। मैंने पहले आपको बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कल्पचर स्कूल्स, है ना। तो आप देखो जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये किस पे टिका हुआ है? ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस पे। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें हेलेनिस्टिक स्टाइल देखने को मिलते हैं। हेलेनिस्टिक का मतलब है कि जो आपका विदेशी लोगों के साथ जो टच में है ना, यानी ग्रीक लोगों के साथ टच में है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे जो बुद्धा के हेयर है, हमें ये देखो वेव दिख रही है ऐसे, यूं यूं इसके वेव जैसे हेयर, लहर जैसे हेयर देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे अगर ध्यान से इस बुद्ध को, तो यहाँ पे शार्प ड्रेपरी पूरी की पूरी, और इसकी बॉडी यूं यूं सर्कुलर में आएगी, है ना, यूं अच्छे से डोले बनाए हुए देखने को मिलेंगे। यानी ये जो है वो मस्कुलर बुद्धा है जो अच्छे से एक्सरसाइज करके 6 पैक ऐप बनाए हुए हैं। फिर आप देखिए इस बुद्ध की हमें मूछें भी दिखाई देने को मिलेंगी। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसको कुषाणों ने, कनिष्क ने जो है बहुत ज्यादा पैट्रोनेज किया था। और वहीं पे अगर हम दूसरा देखते हैं मथुरा वाला, तो आप देखिए ये अलग से स्माइल कर रहे हैं भाई साहब, है ना। ये एक अगर देखेंगे तो सैड फॉर्म है, ये इधर वाली आप देखेंगे तो ये सैड फॉर्म है, और ये जो है प्लेजेंट फॉर्म है, प्लेजेंट फॉर्म है ना, खुशनुमा सी फॉर्म है। आप देखिए कि ये जो है बुद्ध, इसकी कोई बॉडी नहीं है, बॉडी मतलब वैसी वाली बॉडी नहीं बन रखी यूं 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 करके। आप देखिए ये सिंपल सीधा आता है, इसका मोटा चमड़ी है, मोटा मांस है ना, यूं करके सीधा यूं आ जाता है। आप देखो बॉडी बन नहीं रखी अगर आप ध्यान से दें, और मूछ भी नहीं है, और एकदम से स्माइल कर रहे हैं, मौज से हैं। वहीं पे ये जो है उदास लग रहे हैं, एकदम गंभीर आदमी लग रहे हैं। तो दोनों में अब आपको शायद अंतर समझ में आ रहा होगा कि क्या एग्जैक्ट अंतर है भाई मेरे, ठीक है। तो फ्लैशी है, रोबस्ट है और ट्रांसपेरेंट रोब है भाई मेरे। और साथ में जो है इन्हीं लोगों ने मथुरा स्कूल में ही जैन और ब्राह्मणिकल इमेजेस भी यहाँ पे बनानी शुरू की थी। फिर तीसरा आता है आपका अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल जो आंध्रा रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसको सतवाहनों ने जो है प्रमोट किया है, जो अभी मैंने आपको बताया भी सतवाहनों के बारे में। और सतवाहनों ने ये जो किया है भाई, सफेद मार्बल में किया है या सफेद लाइम चूने के पत्थर पे किया है, ये बात आप ध्यान रखना। व्हाइट लाइमस्टोन पे किया है ना, मार्बल जैसा जो दिखाई देता है, मार्बल तो नहीं होता है। तो और साथ में यहाँ पे अलग अलग जातक कहानियां, अलग अलग नरेशंस जो है, कहानियां जो है बुद्ध की डिपिक्ट की हैं। तो ये सफेद वाला जो किया है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इसको बोलते हैं। यही 3-4 चीजें इससे पूछ सकता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं भाई मेरे। तो सेम हमने यहाँ पे देख लिया है, बिल्कुल बिल्कुल बुक में भी है, मैं अभी बुक के स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाता हूं। तो मूर्ति कला में मैंने बता दिया कि इनके ऊपर जो ग्रीको रोमन प्रभाव है और हेलेनिस्टिक शैली है। मथुरा स्कूल में स्वदेशी भारतीय शैली है भाई मेरे, और जैन और ब्राह्मणवादी मूर्तियां भी इस टाइम पे बनाई गई थी। अमरावती में मैंने बता दिया सतवाहनों ने इसको प्रमोट किया था भाई मेरे, और संगमरमर जैसा सफेद चूने के पत्थर से बनती थी, और इसमें कई सारी कथाएं जो है बुद्ध की जातक कथाएं जो है डिपिक्ट होती थी। आगे बढ़ते हैं, जो पूछ रहे थे कि बुक के अंदर है ये सारी चीजें या नहीं है, आप देखिए इससे प्रश्न आया, और हमारी बुक में सारा कवर्ड था पहले से ही। आप हमारी किताब, ये वाली जो किताब है
इसको जब आप खोल के देखते हैं इस वाली किताब को, इसमें सारा कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा इस टेबल की फॉर्म में। आप देखिए यहाँ पे मैंने गंधारा आर्ट लिखा, मथुरा लिखा और वेंजी या फिर कहें कि अमरावती वाला लिखा। आप कंपेयर करके देखो। इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, मैंने साफ लिखा ग्रीक और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, यानी कि ग्रीक लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन मथुरा में हमें वही चीज जो है इंडिजिनियस का मतलब होता है कि हमारा देसी, है ना, सीधी बात है, ये देसी देखने को मिल रहा है और ये विदेशी देखने को मिल रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि एक आपकी शादी हो जाए यहाँ की गांव की लड़की से और दूसरा आपकी शादी हो जाए किसी अमेरिका की गोरी चिट्टी अंग्रेजन से, तो आप समझ रहे हो, ये वही फर्क है बस। फिर तीसरा जो आता है ये भी इंडिजिनियस है, क्योंकि सतवाहनों ने प्रमोट किया है, तो इंडिजिनियस यानी कि ये भी देसी स्टाइल ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो सिस्टम में कि बन किस किस से रहे हैं। ये जो बनता है गंधारा वाला, ये ग्रे या ब्लू ग्रे सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बनता है। मथुरा वाले जो बनाएंगे तो लाल पत्थर से बनाएंगे, और वेंजी वाले या अमरावती वाले बनाएंगे उसी चीज को तो सफेद चूने के पत्थर से बनाएंगे। फिर आप देखिए कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करता हूं तो मेनली बुद्धिस्ट लोगों को इसने इन्फ्लुएंस किया, लेकिन मथुरा वाली आर्ट ने सिर्फ बुद्धिस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं किया, इसने जैनियों को, बुद्धिस्ट को, हिंदुओं को, तीनों को इन्फ्लुएंस किया। आज देखिए कितने सारे हिंदू भी जो है ये मथुरा आर्ट वाला ही बुद्धा, वो जो स्माइलिंग से फेस वाला है, वो आप मथुरा आर्ट वाला ही बुद्धा रख रहे हैं घर में। फिर तीसरा जो आता है अमरावती वाला, ये भी केवल बुद्धिस्ट को ही इन्फ्लुएंस कर पाया था। फिर आप देखिए कि पैट्रोनाइज किसने किया, तो गंधारा आर्ट को जो किया वो कुषाणों ने किया। कुषाणों में भी स्पेशली जो आप देखेंगे तो कनिष्क ने इसको बहुत प्रमोट किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कनिष्क। फिर आप देखिए कि मथुरा आर्ट को भी कनिष्क ने जो है खूब प्रमोट किया, यानी कुषाणों ने प्रमोट किया है। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, हैशटैग इंपॉर्टेंट इसलिए लगा दिया। और तीसरा अमरावती में आप देखते हैं तो सतवाहंस ने और इक्ष्वाकु वंश ने जो है इसको ज्यादा प्रमोट किया है। एरियाज की बात करते हैं तो आप देखो कि भारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में कौन थे, ये कनिष्क वगैरह जो है, कुषाण वगैरह इस तरफ थे, और इधर दक्कन में देखते हैं तो सतवाहन थे, है ना। तो इधर जो कनिष्क वगैरह हो गया, इधर सतवाहन हो गए। तो आप मेरे को बताओ यहाँ का एरिया जो है उसमें ऑब्वियस सी बात है हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस या ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा, और गंधारा आर्ट यहाँ देखने को मिलेगी नॉर्थ वेस्ट में। मथुरा वाले में भी वही देखने को मिलेगी, यहाँ कंकाल टीला वगैरह जो कि जैनियों का एक तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये इससे प्रश्न आ सकता है, आपका सौंक से आ सकता है। फिर वहीं बेंजी के अंदर या अमरावती के अंदर जो है हमें कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में ये देखने को इन्फ्लुएंस मिलता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। कृष्णा नदी भी यही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद फीचर्स की बात करते हैं, ये सारी फीचर मैं समझा चुका हूं। जैसे आप देखिए कि इसमें बुद्धा बहुत गंभीर है, सैड देखने को मिलते हैं, कामनेस है, बियर्डेड है, मूछ वगैरह है ना, ये सारा मैंने बता दिया। कम जो है ऑर्नामेंट पहन रखे हैं बुद्धा ने, वेवी हेयर हैं जैसे ग्रीक स्टाइल में होते हैं। फिर आप देखिए लार्ज फोरहेड, माथा बड़ा है भाई मेरे, है ना, योगी की मुद्रा में बैठे हैं, लार्ज बड़े बड़े कान हैं, आंखें जो है हाफ क्लोज्ड हैं, आधी खुली हुई हैं, तो ये सारे का सारा इसमें डिपिक्ट करता है। फिर मथुरा आर्ट में क्या होता है भाई मेरे, ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो है स्पिरिचुअल फॉर्म हमें बुद्धा की यहाँ देखने को नहीं मिलती है, ये बड़ी हंसी मजाक वाली है ना, कि वो स्माइल कर रहे हैं, मौज में है, अलग दुनिया में है, एनर्जेटिक बॉडी है, टाइटली ड्रेस पहन रखी है भाई मेरे, है ना, और जो है मास आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, फ्लैशी फ्लैशी मस्कुलर बॉडी नहीं देखने को मिलेगी। ये रहा वो सारे का सारा, और यहाँ भी पद्मासन में बैठे हैं जिसको अभय मुद्रा भी कह सकते हैं एक तरह से। तो ये सारा का सारा हमने देख लिया इसके अंदर, है ना, प्रोटर्बुलेंस ऑन हेड हो गया। फिर तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी, ये जो है बुद्ध की जातक कथाओं को जो है ज्यादा डिपिक्ट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जातक कथाओं वाला, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। और ये जो है आप देखिए कि स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ जितनी भी है, चाहे वो ह्यूमन की हो चाहे एनिमल फॉर्म हो बुद्धा की, सारी की सारी इसमें डिपिक्ट की गई हैं भाई मेरे। और ये जो है आप देखिए इंटेंस इमोशन वाला है, इसके अंदर बुद्ध बहुत ज़्यादा आपको गंभीर देखने को मिलेंगे। और 3 बैंड बॉडी के अंदर, जिसको त्रिभंगा बोल देते हैं, वो हमें इसी में देखने को मिलते हैं। ये शब्द भी आपको पेपर में आ सकता है। तो यहाँ मैंने वही बताया है, प्रभाव बता दिया। तो ये आपका मैंने बताया अभी, ये विदेशी प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा, इसमें देसी, और इसमें भी देसी। ये सफेद पत्थर का है, ये लाल बलुआ पत्थर का है, ये जो है धूसर और नीला बलुआ पत्थर का हो गया। ये जो है मुख्यतः बुद्ध लोगों को प्रमोट कर पाया केवल। यहाँ पे जो है जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म सबने इसको अपना लिया, और ये केवल बुद्ध धर्म के लिए है, ठीक है। इसको जो प्रमोट किया है वो कुषाणों ने किया है, इसको भी कुषाणों ने किया, इसको सतवाहन और इक्ष्वाकुओं ने किया है। क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम सीमा के अंदर हमें गंधारा आर्ट देखने को मिलती है। मथुरा जो है हमें मथुरा सौंक, कंकाल तिला इनमें देखने को मिलती है, और अमरावती जो स्टाइल है वो हमें कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में देखने को मिलता है। फिर मूर्तियों की विशेषताएं मैंने 10 बार आपको बता दी हैं शुरू में, है ना, कि ये शांत है, दाढ़ी मूछ वाला है, आभूषण कम पहने हैं, ये सारा का सारा हो गया। इसमें जो है ये बुद्ध जो है ये उतना ज़्यादा माचो मैन मस्कुलर नहीं है ना, हट्टा कट्टा नहीं है वैसे वाला, बस ये है कि जैसे मोटी मोटी चमड़ी होती है, प्लेन यूं आ रही है, ऐसे समझो, यूं करके बॉडी नहीं बनी, डोले शोले नहीं बन रखे हैं, है ना, वैसा है। और थोड़ा ऊर्जावान है, और थोड़ा मौज
मस्ती वाले लग रहे हैं, तो धार्मिक उतना नहीं है, आध्यात्मिक उतना नहीं है ना। फिर वहीं पे यहाँ पे भी जो बुद्ध मिलते हैं तो वहाँ पे जो है जातक कथाओं का इंपॉर्टेंट है कि जातक कथाएं जो है इसमें बताई गई हैं, और ये जो बुद्ध है बहुत गंभीर हैं और 3 भाग में जो है उनको मोड़ दिया गया है उनके शरीर को, जिसको त्रिभंग भी बोलते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। सवाल देखते हैं अब, देखिए कि पेपर में कैसा आया है। पूछ रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द की डिफरेंस बिटवीन द मथुरा एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एज ब्रॉडली अंडरस्टूड इन इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो ये हमसे पूछा है भाई मेरे। अब इसमें अगर हम देखते हैं भाई तो आप देखिए थोड़ा सा कि मथुरा आर्ट डेवलप्ड ऑन ग्रे रिवराइन फिलाइट, ये तो गलत है भाई मेरे, है ना। और गंधारा को बोल रहे हैं रेड पे, ये तो उल्टा है ना। मथुरा उल्टा जो है रेड पे है और ग्रे पे गंधारा है। जी फॉर गंधारा, जी फॉर ग्रे, ये तो उल्टा लिख दिया इसने, तो ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा, क्रॉस मारो। फिर गंधारा आर्ट डेवलप्ड ऑन प्योरली इंडियन थीम, ये भी गलत है भाई। मैंने बताया कि गंधारा जो है विदेशी है और मथुरा वाली देसी है। मथुरा हमारा है तो मथुरा देसी होगी, गंधार जो है हमारा नहीं है, शकुनी का है, तो वो विदेशी हो गया, सिंपल, ऐसे आप समझ लो। तो ये भी गलत है, ये तो उल्टा बोल दिया इसने। फिर बोल रहा मथुरा आर्ट प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड ऑन दी बुद्धिस्ट थीम्स वाइल गंधारा फोकस्ड ऑन हिंदू डेटी, ये फिर इसने उल्टा बोल दिया भाई मेरे, ऐसा नहीं है। जबकि गंधारा के अंदर है जो वो केवल बुद्धिस्ट लोगों को ही प्रमोट कर पाया। हिंदुइज्म उसमें कहां देखने को मिल रहा है हमें? हिंदुइज्म हमें मथुरा वाले में देखने को मिल रहा है और जैनिज्म भी वहां देखने को मिल रहा है। ये 3 मिल रहे हैं। ये आज मैंने बताया कि नहीं बताया? आप देखो पेपर के अंदर ये प्रश्न आया था और हमने सारा कंटेंट अपनी किताब में ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ था। तो ये तो गलत है, इसने उल्टा लिख दिया। मथुरा में जो है वो होगा और गंधारा में जो है ये होगा, ऐसा है। फिर चौथा देखते हैं, मथुरा आर्ट डिपिक्टेड बुद्धा इन इंडिजिनियस यक्ष लाइक स्टाइल। आप मेरे को बताओ, मथुरा में जो है इंडिजिनियस का मतलब होता है देसी, तो मथुरा में देसी है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है गंधारा के अंदर हेलेनिस्टिक और ग्रीको रोमन है, बिल्कुल भाई। ग्रीक स्टाइल जो है गंधार में है, शकुनी वाले में ग्रीक है, क्योंकि वहां इंडो ग्रीक रहे हैं इसलिए वहां से ग्रीक आ रहा है। और हमारे मथुरा तक जो है ग्रीक उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए थे, इसलिए यहाँ पे ग्रीक स्टाइल नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे देसी स्टाइल देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर है, यानी डी ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। क्या आप समझ पाए हैं इसको कितना ब्यूटीफुली हम ऐसे सोल्व कर सकते थे? अगर हमें जो मैंने अभी पढ़ाया, नई चीज जो मैंने पढ़ाई है वो अगर हमें पता थी तो इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको नहीं कर सकते। और मैंने काम की एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी हैं जो पेपर में आगे फ्यूचर में आ सकती हैं, ठीक है। साइंस भी हिंदी में पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस वहम से बाहर आ जाइए, पुरानी चीजों से बाहर आ जाइए। अब साइंस को भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। चलिए, विच आर्ट फॉर्म डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन आर्टिस्टिक स्टाइल। तो कौन सा जो ग्रीक और भारतीय कलात्मक शैलियों के सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप कौन सी कला शैली विकसित हुई है, ये हमसे पूछ रहा है। तो भाई दो, जो आप समझो ना, इंडिया और ग्रीक का जो स्टाइल है, जब ये मिलेगा सो इस पे जो है हमें हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ये बनेगा आपका गंधारा, जिसमें भारत और ग्रीक का जो काफी मिला जुला है। लेकिन वहीं पे मथुरा वाले में केवल भारतीय इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। सतवाहन में भी हमें भारतीय इन्फ्लुएंस, अमरावती में भी देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कि ये जो है हमें गंधारा में, जिसको कि कुशानों ने प्रमोट काफी किया है, कुशानाज ने किया, हालांकि वो इंडो ग्रीक नहीं थे लेकिन उन्होंने किया है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। विदेशी स्टाइल पूछ रहा है, विदेशी स्टाइल ये है, ये तो देसी है, ये भी देसी है, और गुप्ता आर्ट तो देसी ही होगी भाई मेरे, है ना। ये भी देसी हमारे देश का, ये भी देसी है ना, और ये भी देसी, और ये भाई हो गया डालडा, है ना, ये डालडा हो गया विदेशी। तो ऐसे समझ लो। क्या पॉइंट समझ पाए हो कि मैंने क्या समझाने की आप लोग को कोशिश की? बहुत आसान भाषा में मैंने चीजें समझाने की कोशिश की आपको। कह रहे भैया बहुत दिक्कत होती है, अब नहीं होगी ना दोस्त। अब क्या दिक्कत होनी है जी कि मैंने तो सारा चीज तो उधेड़ बुन करके रख दी इनकी यार, काम की चीज सारी मैं ले आया हूं, अब कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। फिर आप देखिए कि अगर बाद में हम जाके देखते हैं इसको पैट्रोनेज किसने किया, तो कुशानों ने किया, स्पेशली कनिष्क ने इनको सबसे ज्यादा पैट्रोनेज किया है। ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है हमें गंधारा आर्ट में देखने को मिलता है, जिसको हम हेलेनिस्टिक या ग्रीको रोमन आर्ट बोल देते हैं। ये मैंने क्रक्स बता दिया है। अगर आप अर्ली फेज में देखते हैं तो ये ब्लू ग्रे शिस्ट स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये अर्ली फेज में इस तरीके का ब्लू ग्रे का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पे ये थोड़ा सा रेडिश स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो बाद वाले सिस्टम में है। तो ये रहा स्टूको मड, है ना। लेटर फेज में जो है मड का मतलब कि मिट्टी टाइप का जो कलर है ना। रेड तो उसका हो गया ना, ये देखो जैसे बामियान का बुद्धा आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ये मिट्टी के स्टाइल का एक तरह से बाद में जो है ये सिस्टम डेवलप हो गया था। ये इसका फेज मैंने बताया। तो कल को कोई पूछ सकता है कि पहले कैसा था बाद में कैसा था, तो पहले आप देखिए, पहले जो है ये आपको जो है ग्रे स्टाइल का देखने को मिलता था, बाद में यही जो चीज है आपको मिट्टी के जैसे रंग की देखने को मिलती थी लेटर फेज में। ये मैं गंधारा आर्ट की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा ये मस्कुलर बॉडी वगैरह ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये वही सब चीजें लिख रखी हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है भाई मेरे, ये सब वही है। पहले जो है ग्रे सा दिखता था, बाद में जो है हमें ये
थोड़ा मिट्टी के चूने के प्लास्टर जैसा दिखा है, और बाकी इसके ऊपर ग्रीक प्रभाव देखने को मिला है। ये बिल्कुल वही है जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, उसको एक स्लाइड में डाल दिया है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टाइलिस्ट डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। तो आप देखिए कि स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स की बात कर रहे हैं, तो वैसे जो मेरे को इसमें जो समझ में आया है भाई मेरे, आप देखिए कि जो मथुरा की बात करते हैं, मथुरा आर्ट तो आई है कनिष्क के टाइम की, है ना। मथुरा में जो आर्ट आती है वो कनिष्क के टाइम पे ज़्यादा आई है, कनिष्क। और कनिष्क क्या है, पोस्ट मौर्यन है। तो आप सीधा सीधा ये सोच सकते हैं कि भाई ये दो पहले आएंगे, ये बाद में आएगा, यानी कि ए तो सबसे आखिरी में आना है। ए अगर आखिरी में आएगा, क्योंकि कनिष्क ने ही मथुरा का स्टाइल सबसे ज्यादा प्रमोट किया है ना, चरम सीमा पे। तो ए जो है सबसे आखिरी में आना है, यानी क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट है ना, इसलिए पुराना तो नहीं ही है। तो आप देखोगे ये तो दोनों क्रॉस ही हो जाते हैं, क्योंकि ए आखिरी में आना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास सामने सेट बैठते हैं। अब अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो होता क्या है भाई मेरे, अगर ये क्या कह रहे हैं, स्टाइल की डेवलपमेंट के हिसाब से बोल रहे हैं ना, स्टाइलिस्टिक। यहां पे एक मेरे को ना डाउट हो रहा है एक्चुअली में। यहां पे अब दो चीज हैं। अगर तो ये बनने के आधार पे बोल रहे हैं तो सबसे पुराना जो सांची स्तूप है। अगर बनने के आधार पे बोलते हैं तो सांची स्तूप सबसे पहले आ जाएगा, फिर बड़ूच आएगा। तो फिर तो बनना चाहिए सी, बी और ए, सी, बी और ए बनना चाहिए फिर, अगर सिर्फ बनावट के आधार पर ये स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट कह रहे हैं, ये एक बार हम चेक कर लेते हैं ना। मेरे को वैसे डाउट ही हो रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। ये जो है क्वेश्चन एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था इस बार भी। तो स्टाइल किस में पहले डेवलप हुआ, एक बार आप भी देखिए, क्योंकि ये जस्ट अभी मैंने भी आपके सामने नोट किया ये बात को, है ना। तो स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट का देख लेते हैं। एक बार आप भी बताइए कि स्टाइल किस में डेवलप हुआ है ना। बिल्कुल सही बात है, मेरे को वही शक पड़ रहा था। देखो बिल्कुल सही, मेरा शक एकदम सही गया है। आप देखो, अगर तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए स्टाइल के आधार पे कि स्टाइल की डेवलपमेंट पे, तो प्रश्न का उत्तर अलग हो जाएगा। मैंने बिल्कुल सही सोचा है, जो अभी सोचा मेरे दिमाग में आया। और अगर ये बनने की, मतलब कि बिल्डिंग की, बिल्ट, या फिर क्या कहें उसको, क्या बोलते हैं उसको, बिल्ट की, बिल्ट ही लिख देता हूं, बनने के आधार पे, बिल्ट की बना कौन सा पहले, तो फिर प्रश्न अलग हो जाएगा। अगर बिल्ट के आधार पे पूछेगा तो मैंने आपको क्या बताया, अशोक के टाइम में सांची बना, अशोक के टाइम पे बड़ूच बना है। तो सबसे पहले सांची बना है तो सी आ जाएगा, फिर आपका जो है बी आएगा, और मथुरा वाला तो सबसे आखिरी में आएगा। ये उत्तर हो जाएगा बिल्ट के आधार पे। लेकिन स्टाइल के आधार पे उसने प्रश्न पूछा है, तो स्टाइल के आधार पे मैंने अभी आपको वही समझाने की कोशिश की कि शुंगों के काल में जो है इनका स्टाइल ज्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि अशोक के काल में केवल और केवल ईंट लगाई गई थी, है ना, ईंटों का बना हुआ था। अब इसमें स्टाइल की बात की है, तो स्टाइल का मतलब होता है कि उसको और सुंदर बनाने का काम। तो जो वो काम है वो शुंगों के काल में हुआ है, जिसमें जो है उन्होंने रेलिंग वगैरह बनवाने का इस्तेमाल किया था। और शुंग ने जो सबसे पहले किया है वो भड़ूच स्तूपा को किया है। हालांकि बोला जाता है कि पुष्यमित्र ने तोड़ा है उसको, लेकिन आप देखो सबसे पहला राजा जो आ रहा है वही उसको, अगर तोड़ा भी है चलो मान लेते हैं, लेकिन हर रिकॉर्ड में यही दर्ज है कि उसने उसकी रेलिंग वगैरह बनवाई थी, है ना। तो सुंदर बनाने का काम किया। तो जो सुंदर बनाने का काम है उसने भड़ूच स्तूपा को किया है। उस केस में स्टाइल के आधार पर जो है फिर भड़ूच स्तूपा का पहले काम हुआ, फिर जो है सांची को सजाया गया, उसके बाद जो है कनिष्क के टाइम में आपका मथुरा आएगा। तो ऐसे करके ये दो आपके बन सकते हैं। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया है स्टाइल के आधार पे, स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट के आधार पे, है ना। तो ये जो आपका हो जाएगा बी, सी, ए वाला हो जाएगा। इसका उत्तर ए होना चाहिए है, इसका उत्तर बी भी नहीं हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं हो सकता है। ये थोड़ा अगर आप ध्यान दें इस चीज को, इसने बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया, और मेरे को लग रहा है मैक्सिमम जनता इसका उत्तर गलती करके आई है, जहां तक मेरे को ध्यान है। ठीक है, हाँ शोया भाई आप कह तो सही रहे हैं कि सांची स्तूपा फर्स्ट है, लेकिन प्रश्न देखिए ना क्या पूछ लिया। मेरे को भी यही डाउट हुआ, और अभी मेरा दिमाग चला, मैं इसका उत्तर आज आपको यही बताने वाला था। इसका उत्तर मैं आज आप सबको बी ही बताने वाला था, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मेरा ध्यान इस पे चला गया, है ना। क्योंकि मैं यूं तिरछी नजर से उसको देखा, मैंने कहा स्टाइलिस्टिक के लिए पूछा है इसने, तो फिर मेरा उस पर ध्यान गया, तो मेरे को डाउट हुआ। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल जो मैंने अब बताया वो सही आएगा। पीयूष भाई मैं 10 बार आपको बता चुका हूं, साइंस को भी हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, दोनों में करेंगे। परेशान मत हो, जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया ना। अभी तो साइंस इतनी हाँ भी नहीं रही है जितना आप परेशान हो रहे हो साइंस के लिए। आप अपना कूंडा क्यों करवाना चाह रहे हैं? साइंस के टोटल प्रश्न आपको पता है कितने पेपर में पूछे जा रहे हैं? 2 भी नहीं पूछे जा रहे। जो साइंस के प्रश्न पहले 6-6, 7-7 आया करते थे, उस साइंस से 1 या 2 प्रश्न पूरे पेपर में आ रहे हैं, जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं। तो इसको करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो कुल मिला के भाई मेरे, ये हमारा आज का सेशन था।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। इसमें मैंने एक्स्ट्रा वो चीज़ें भी पढ़ा दी हैं जो आप देखिए कि कितनी कठिन कठिन चीज़ें ये पूछ रहा था, वो सारी भी करवा दी हैं। पोस्ट मॉडर्न में जो शुंग वगैरह से क्वेश्चन आए थे वो भी इसी में कवर हो गए हैं, भड़ूच वगैरह की स्तूपाओं के भी यहाँ पे कवर हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो सकते थे, एक्स्ट्रा स्कूल ऑफ आर्ट वगैरह, केव्स वगैरह, इनका भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी इस बार मैंने ध्यान में रखा है क्योंकि ये इनसे प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये सारा कंटेंट अपडेटेड है। और जो भी रहेगा मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि आपको अच्छा कंटेंट दूं, बेहतरीन कंटेंट दूं, कोई भी कंटेंट खराब ना दूं। जिसने भी ये भरोसा करके इस बैच को लिया है ना भाई मेरे, अब ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि अगले साल बच्चा ये ना बोले कि सर आपका कंटेंट तो यूं ही था 2 नंबर का, उसमें से आया नहीं कुछ, क्योंकि दूसरे टीचर को तो यही बोल रहे हैं। मैंने देखा हर जगह पे लोग रो पीट रहे हैं ना कि भाई इसके किराए से कुछ आ नहीं रहा इसके। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई ऐसा कम से कम बोले, है ना। मैं यही चाहता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ अच्छा कंटेंट दूं और लोग यही बोलें कि जीवी सर के कंटेंट से आया है। जैसे अभी बोल रहे हो वैसे आगे भी बोलोगे, बस यही मेरी ईमानदारी है, यही मेरा हार्डवर्क है। मैं जी जान से लगा हुआ हूँ, सारा दिन मेरा इसी चीज़ में निकल जाता है। ये मैं आपको 100% सत्य बता रहा हूँ, मेरा दिमाग हिल जाता है पूरा का पूरा दिन लगा के, है ना, कंटेंट में। लेकिन मैं लगा हुआ हूं जी जान से, और मैं ज्यादा टीम पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं अपने कंटेंट पे खुद भी बहुत काम करता हूं, टीम पे केवल साजो सज्जा का सामान इनको देता हूं करने के लिए, है ना। तो बहुत मेहनत है भाई मेरे, तब जाके ये इस लेवल का कंटेंट जो अभी आप देख पा रहे हैं, नहीं तो ये बनाना कोई आसान काम नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। ठीक है जी, तो ये था आज का अपना सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा।